नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 381। क्या हुआ? कृष अवाक रह गया। क्या यह आदमी खुद को इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा था? और नाम ही नाम में क्या गड़बड़ थी? क्या कोई और नाम नहीं था? कृष ने जो कुछ भी सोचा था, उसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस आदमी की तरफ देखा। चूंकि वह आदमी उसके बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए यह स्पष्ट था कि उसके यहाँ आने का कोई कारण था। यह अभी भी एक संभावना थी कि वह एक दुश्मन था, ये देखते हुए कि न केवल उसके दोस्त उसके बारे में जानते थे। और चूंकि यह मामला था, इसलिए कृष अभी भी इस आदमी से सावधान था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी किसी बात की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कृष के चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया है, तो उसने बस एक पराजित आह भरी। ठीक है, बैठ जाओ, हमें बात करनी है, आदमी ने कहा और उस सोफे की ओर इशारा किया जो उस सोफे के सामने था जिस पर वह बैठा हुआ था। कृष आगे बढ़ गया और बैठ गया और उस आदमी पर नजर रखने लगा। वह अपनी नजरें इस आदमी से हटा नहीं सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह दुश्मन है तो कभी भी उस पर हमला हो सकता है। इस आदमी के बारे में सब कुछ संदिग्ध था और निश्चित रूप से कृष को सतर्क रहना था। एआई को इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी, और संभावना थी कि वह उन दो ताकतों में से था जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। कृष के बैठ जाने के बाद उस आदमी के चेहरे का भाव बदल गया। वह कृष की ओर देखते हुए बहुत गंभीर हो गया। दरअसल, मुझे तुम्हारे माता पिता ने यहाँ भेजा है। उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिससे कृष पूरी तरह से चौंक गया। उसके माता पिता ने ही इस लड़के को भेजा था, लेकिन ये कैसे संभव था? उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे और वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। आखिरकार उनके अंतिम संस्कार के बाद ही उसने अपने रिश्तेदारों के लिए सब कुछ खो दिया था। ठीक है, यह मेरी गलती है। असल में मुझे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा इंतजार करने के लिए यहाँ भेजा था। ये कई साल पहले की बात है और यह आखिरी बार था जब मैं उनसे मिला था। मुझे सच में नहीं पता कि वे कहाँ हैं, लेकिन मैं यहाँ वही करने आया हूँ जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है। ये शब्द कहते हुए उस आदमी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। कृष ये सुनकर खुद को भौचक्का किए बिना नहीं रह सका। उसके माता पिता ने वास्तव में किसी को उसके लिए ये सब करने के लिए कहा था, लेकिन इसके पीछे क्या कारण था? ये पता लगाने का एकमात्र तरीका स्पष्ट रूप से उस लड़के की बात सुनना था। मुझे विश्वास है कि चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए आप पहले से ही जानते हैं कि आपके माता पिता किस समस्या से जूझ रहे थे। वे उन्नत आनुवंशिकी, उत्परिवर्तन और अलौकिक क्षमताओं के साथ जूझ रहे थे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी विज्ञान प्रयोग नहीं है जो बिना परीक्षण विषयों के हो। शुरुआत में वे बिना किसी इंसान को शामिल किए बस अपने परीक्षण कर रहे थे, लेकिन फिर यह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया कि जब तक इसका प्रयोग मनुष्यों पर नहीं किया जाता, तब तक ये शोध सिद्ध नहीं हो सकता था। और यही कारण था कि उन्होंने ऐसे मनुष्यों की तलाश करने का फैसला किया जो शोध के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हों। उन्होंने किसी को भी निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों की तलाश की जो गंभीर हालत में थे, मरने वाले थे। वैसे भी, चूंकि वे मरने वाले थे, इसलिए उन लोगों ने तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बचने की संभावना है। बचने की कम संभावना के बावजूद इन लोगों ने तुरंत खुद को शोध के लिए सौंपने में संकोच नहीं किया। वैसे भी ऐसा नहीं था कि शोध को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें टुकड़ों में काटा जाएगा। उन्हें बस कुछ दवाएं लेने और इंतजार करने की जरूरत थी। अगर वे भाग्यशाली नहीं रहे तो कुछ हो सकता है और वे मर सकते हैं, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो वे बच सकते हैं और जो भी बीमारी उन्हें थी वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी या इस दुनिया में उनका समय बढ़ सकता है। इतने सारे लोगों के जुड़ने से जाहिर है कि सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा, और इसलिए सरकार को इस परियोजना के बारे में पता चला, जिसे एक निजी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा था। जब तक सरकार को इस बारे में पता चला, तब तक चीजें बदल चुकी थीं। जिस संगठन में आपके माता पिता काम करते थे, वह उनसे अलग हो चुका था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी प्रयोगशाला शुरू करने और वहां अपना शोध करने का फैसला किया। और ये देखते हुए कि उन्हें पहले से ही उन लोगों की मंजूरी मिल चुकी थी जिनका इस्तेमाल वे शोध के लिए कर रहे थे, कुछ भी अवैध नहीं माना गया। और जब सरकार को इस परियोजना के बारे में पता चला, तो जाहिर है कि वे इसमें रुचि रखते थे। और यही वह बात थी जिसके कारण सरकार ने उन दोनों को निमंत्रण भेजा और उनसे सरकार में शामिल होने के लिए कहा। बेशक, ऐसा कुछ होने के लिए एकमात्र शर्त यह थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए तैयार हों। लेकिन फिर भी, जब शोध की बात आती है और उससे संबंधित सभी निर्णय लेने की बात आती है, तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाने वाली थी।
आपके माता पिता सहमत थे, ये देखते हुए कि वे जिस संगठन के लिए काम कर रहे थे उससे उनका पहले ही झगड़ा हो चुका था। ये स्पष्ट था कि उन्हें इस परियोजना के लिए निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए वे सुरक्षा के तौर पर सरकार में शामिल हो गए और उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आप उनके किसी भी काम में शामिल न हों। यही कारण है कि आपके माता पिता के बड़े बड़े लोगों से संबंध होने के बावजूद कोई भी आपको खोजने नहीं आया। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। इसके अलावा जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ी, अंततः परिणाम सामने आने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, शुरू में हताहतों की संख्या विशेष रूप से अधिक थी। शुरुआत में शामिल हुए लोगों में से केवल 1% ही जीवित बच पाए। इस देश में मौजूद आबादी को देखते हुए इसमें शामिल होने वाले 1% लोगों की संख्या स्पष्ट रूप से दसियों में होगी। लेकिन फिर भी ये सब खत्म नहीं हुआ। जो 1% बच गए उनमें वास्तव में क्षमताएं जागृत होने लगीं। पहले तो वे बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे और भी मजबूत होते गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब ये कुछ लोग प्रगति कर रहे थे, बेहतर हो रहे थे, तो ये स्पष्ट था कि और भी लोग इस परियोजना में शामिल होंगे। और इसलिए कई ऐसे लोगों पर शोध किया जा रहा था जो गंभीर स्थिति में थे। बहरहाल, जैसे ही सरकार को उस छोटे से समूह के लोगों में जागृत हुई क्षमताओं के बारे में पता चला, उनके बीच अचानक विभाजन पैदा हो गया। कुछ सरकारी अधिकारी चाहते थे कि इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाए ताकि सैनिकों को परिवर्तित किया जा सके और उन्हें योग्यताएं हासिल हो सकें। जब तक वे ये योग्यताएं हासिल कर लेंगे तब तक वे देश की सैन्य ताकत के रूप में मजबूत हो सकेंगे। लेकिन यह ऐसी बात थी जिसे न केवल आपके माता पिता ने बल्कि सरकार के भीतर के अन्य लोगों ने भी अस्वीकार कर दिया था। उन्हें लगा कि यह एक बड़ा जोखिम था। ये सुझाव दिए जाने के समय जीवित बचे लोगों का केवल एक छोटा प्रतिशत था। और हाँ, प्रयोगों के लिए स्वस्थ लोगों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब सरकार के भीतर अराजकता बढ़ती गई तो आपके माता पिता को तुरंत समझ आ गया कि वे इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते। वे शुरू में सुरक्षा पाने के लिए सरकारी पक्ष में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन उस समय सरकारी अधिकारी भी उन्हें निशाना बना रहे थे। उनमें से कुछ ने तो ये भी सुझाव दिया था कि उन दोनों को परियोजना से हटा दिया जाए और उनकी जगह उन वैज्ञानिकों को परियोजना पर काम करने दिया जाए जो वर्तमान में सरकार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यह ऐसा कुछ था जो अनुबंध के कारण बाधित था। अनुबंध को तोड़ने का एकमात्र तरीका स्पष्ट रूप से उन दो लोगों को मारना था जो अनुबंध के प्रभारी थे, यानी आपके माता पिता। अंत में उन चंद अधिकारियों ने आपके माता पिता को इस बारे में बताया और यही कारण था कि आपके माता पिता ने सरकार छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वे सरकार की सुरक्षा से बाहर निकले, वैसे ही उन पर उस संगठन ने हमला कर दिया जिसके लिए वे पहले काम कर रहे थे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहीं इस शहर में तुम्हारा इंतजार करूं। मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना था और फिर प्रयोगशाला के स्थान के बारे में बताना था। आप सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ आकर आपको ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो इस प्रोजेक्ट से बच गए थे। हो सकता है कि यह कमी की वजह से हुआ हो, लेकिन मैं वास्तव में उन कुछ लोगों में से था जिन्होंने शुरू से ही इस प्रयोग को शुरू किया था। जबकि मैं उनके खिलाफ नहीं था, दूसरों ने सोचा कि यह उनके लिए शीर्ष पर पहुंचने का एक मौका था। इसलिए जाहिर है वे इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे और सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से कुछ म्यूटेंट पहले ही सरकार में शामिल हो चुके थे और वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहे। खैर, म्यूटेंट के बीच की लड़ाई फिलहाल हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या आप प्रयोगशाला के स्थान के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? आपके माता पिता ने मुझे जो बताया था उसके अनुसार अगर आप यहाँ आए तो इसका मतलब ये होगा कि आप प्रयोगशाला की तलाश में होंगे। लेकिन आपके लिए इसे खुद से ढूंढ पाना असंभव है और यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए, लेकिन केवल तभी जब तुम तैयार हो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं चला जाऊंगा और तुम मेरी कही गई बातों को अनदेखा कर दोगे और ऐसे व्यवहार करोगे जैसे मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। आदमी ने कृष की ओर देखते हुए अपनी बात पूरी की। अध्याय 382 कृष का दृढ़ निश्चय। कृष चुपचाप अपने सामने खड़े आदमी को देखता रहा और जो जानकारी उसे मिली थी उस पर विचार करता रहा। यह आदमी ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता से परिचित था। आखिरकार जिस तरह से उसने जानकारी का खुलासा किया था उससे ये स्पष्ट रूप से असंभव था कि कोई भी व्यक्ति जो उसके माता पिता से पहले कभी नहीं मिला था। बेशक कृष ने अपने माता पिता का स्वागत किया और इस लड़के ने जो कहा वह वास्तव में वही था जो उसके माता पिता ने किया होता। भले ही वे वैज्ञानिक थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे शोध के लिए लोगों का इस्तेमाल करने की हद तक निर्दयी थे। खैर, जिन लोगों का इस्तेमाल शोध में किया जा रहा था उनके लिए ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके पास उस स्थिति से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था।
उदाहरण के लिए, कृष को अचानक शौर्य की याद आ गई। शौर्य के अनुसार वह कैंसर की आखिरी स्टेज पर था और उसे प्रस्ताव दिया गया, और चूंकि उसे मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने मना नहीं किया। सबसे बुरी बात यह थी कि अगर प्रयोग सफल नहीं हुआ तो वे मर जाएंगे, और जिस गंभीर स्थिति में वे थे उसे देखते हुए यही उनकी नियति थी। इसलिए अंत में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अगर वे बच गए तो उनका भाग्य पूरी तरह से बदल गया होगा। लेकिन इस लड़के को अपने माता पिता के बारे में पता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक अच्छा आदमी था। आखिरकार जिन लोगों ने उसके माता पिता को धोखा दिया था, उनके लिए सेना बनाने या ऐसा कुछ करने के इरादे से वे भी उसके माता पिता के बारे में जानते थे। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जो सरकार से संबंधित थे, लेकिन इस परियोजना का उपयोग सैनिकों को म्यूटेंट में बदलने के लिए करना चाहते थे। और जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसे अचानक कुछ याद आया। वर्तमान में जीवन और अन्य लोगों को म्यूटेशन करवाने के लिए आमंत्रित किया गया था। सफलता की दर बहुत कम थी, जो ये दर्शाता था कि इस परियोजना में शामिल होने वाले बहुत से लोग मर जाएंगे। क्या ये संभव है कि जो लोग उस परियोजना के उपयोग का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने सरकार के भीतर बहुमत हासिल कर लिया हो? अगर ऐसा था तो ये कृष के लिए जीवन को उत्परिवर्तन से गुजरने की अनुमति न देने का और भी बड़ा कारण था। वह जीवन को मरने नहीं दे सकता था, कम से कम फिलहाल तो नहीं। कृष समझ गया कि जीवन एक सैनिक है, और हर बार जब वह अपना कर्तव्य निभाता है तो हमेशा मौत का खतरा बना रहता है। कृष के लिए उसे अनंत काल तक सुरक्षित रखना असंभव था, क्योंकि अगर वह युद्ध के मैदान में नहीं भी मरा तो भी वह बुढ़ापे में मर जाएगा। लेकिन फिर भी कम से कम फिलहाल, जब तक कि 3 महीने पूरे न हो जाएं, कृष स्पष्ट रूप से जीवन को मरने नहीं देगा। तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम प्रयोगशाला जाना चाहते हो, या तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद पूछा। कृष ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और पूछा, चूंकि तुम्हें प्रयोगशाला के स्थान के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें पता है कि अंदर कैसे जाना है। तुम अंदर क्यों नहीं गए, और तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि अंदर क्या है? जाहिर है कि कृष को इस लड़के पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह जो कुछ भी उसे बताया गया था उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि यह उसके माता पिता से संबंधित था। बेशक वह वर्तमान में अपने माता पिता के बारे में थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था, लेकिन यह उसके निर्णय को धुंधला नहीं करने वाला था। नामलेस ने असहायता से भरी आह भरी और कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। किसी भी मामले में मेरे पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारे माता पिता ही वे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, प्रयोगशाला ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। यह आपके लिए छोड़ी गई चीज़ है, जो ये दर्शाती है कि केवल आप ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि केवल आपका डीएनए ही प्रयोगशाला को खोल सकता है। ये सुनकर कृष एक बार फिर उलझन में पड़ गया। प्रयोगशाला में पहुंचने के लिए उसका डीएनए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर ऐसा था तो फिर कोई भी उसका डीएनए लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? कई महीने पहले उसकी मुलाकात लक्ष्मण साथी से हुई थी। जिस दिन वे मिले थे उस दिन लक्ष्मण ने साफ साफ कहा था कि कृष किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जिसे वह पहले भी देख चुका है, बस उसे याद नहीं आ रहा था। और यही वह समय था जब उसने कृष को अपना कुत्ता बनाने की कोशिश की, जिसके लिए कृष ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। लेकिन इसके कारण उसे पीटा गया और ऐसी स्थिति में छोड़ दिया गया जहां वह मौत का इंतजार कर रहा था। और एक कुत्ते के काटने के बाद जब उसने सोचा कि वह रेबीज से मरने वाला है तो सिस्टम सक्रिय हो गया और उसने उसे ठीक कर दिया। कुछ दिनों बाद कृष का सामना एक बार फिर लक्ष्मण से होता है। लक्ष्मण शर्वानी और उसके दोस्तों के समूह के साथ साथ सी ब्लू नाइट क्लब के मैनेजर को भी निशाना बना रहा था। ये सिर्फ उसकी बदकिस्मती थी कि कृष की मौजूदगी में उसकी योजना नाकाम हो गई। और उस समय कृष को पता चल गया कि लक्ष्मण वास्तव में उससे कुछ मांग रहे थे। जाहिर है पहले तो कृष को लगा कि यह सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि शायद यह वही है जो उसके माता पिता ने उसके लिए बैंक में छोड़ा था। शायद यही वह चीज़ थी जिसकी उन्हें तलाश थी, और यही कारण था कि वे उस अपार्टमेंट में गए थे जहां वह पहले रह रहा था और पूरे घर की तलाशी ली थी। उसी दिन शौर्य घायल हो गया और लगभग मर गया। लेकिन अगर यह सच था कि प्रयोगशाला खोलने के लिए उनके डीएनए की आवश्यकता थी, तो फिर जब उनकी पिटाई की गई तो लक्ष्मण साथी ने उनका डीएनए क्यों नहीं लिया? लेकिन अगर उसने डीएनए लिया होता तो जाहिर है कि वह प्रयोगशाला तक पहुंचने में कामयाब हो जाता। लेकिन चूंकि यह आदमी कई महीनों बाद यहां आया था, इसलिए ये संकेत था कि प्रयोगशाला अभी भी खुली हुई थी।
प्रयोगशाला को खोलने के लिए डीएनए का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? क्रिश ने पूछा, हालांकि उसके अपने अनुमान थे। मुझे यह मत बताइए कि आपने कभी उच्च स्तरीय तकनीक का सामना नहीं किया है। वैसे भी आपको अपने खून की एक बूंद चाहिए जिसे स्कैन किया जाएगा और सत्यापन हो जाने के बाद आप प्रयोगशाला में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा प्रयोगशाला का प्रवेश द्वार सील कर दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अंदर घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आखिरकार जैसे ही कोई उल्लंघन का पता चलता है, प्रयोगशाला आत्मविनाश से गुजरने वाली है। नामहीन ने जवाब दिया। क्रिश को आखिरकार समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि प्रयोगशाला में किसी और के प्रवेश के लिए उससे रक्त एकत्र करके उसे संरक्षित करना होगा। प्रयोगशाला कहाँ है? क्रिश ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद पूछा। बेशक ये कहीं छिपा हुआ है। आज तक केवल मैं और कुछ लोग ही प्रयोगशाला के स्थान के बारे में जानते थे, लेकिन अब तक मैं ही एकमात्र जीवित व्यक्ति हूं जो उस स्थान को जानता है। नामलेस ने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ उत्तर दिया। अगर ऐसा था तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि किसी और को कभी यह क्यों नहीं पता चला कि प्रयोगशाला में प्रवेश करने के लिए वास्तव में उसका डीएनए जरूरी था। और क्रिश को संदेह था कि प्रवेश द्वार पर कोई सुराग छोड़ा जा सकता था जिससे प्रयोगशाला में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को यह बताया जा सके कि उन्हें उसके डीएनए की जरूरत है। ऐसी स्थिति में ये देखते हुए कि साथी परिवार और ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप दोनों उसके माता पिता द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम चाहते थे, वे पहले ही उसे खोजने आ गए होते और प्रयोगशाला में पहुंचने के बाद वे पहले ही उसे नष्ट कर चुके होते। यह अच्छी बात थी कि उन्हें प्रयोगशाला के स्थान के बारे में पता नहीं था, अन्यथा क्रिश को संदेह था कि उसे उस स्तर तक विकसित होने का समय मिल पाता जिस स्तर पर वह वर्तमान में है। बस इतना था कि क्रिश को इस बात पर यकीन नहीं था कि यह लड़का जो कह रहा था वह सच था या झूठ। हाँ, उसकी माँ ने उसे वीडियो के जरिए बताया था कि उसे प्रयोगशाला में जाना है। अंदर क्या होना चाहिए था ये तो उसे पता नहीं था क्योंकि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि प्रयोगशाला का स्थान भी नहीं बताया गया था। एम्पायर के जरिए अपडेट रहे क्रिश को आश्चर्य हुआ कि प्रयोगशाला का संचालन किस तरह से किया गया होगा जबकि उसका स्थान अज्ञात था। हाँ, कुछ लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन उन्हें संदेह था कि सरकार वास्तव में ऐसी प्रयोगशाला के अस्तित्व की अनुमति देगी जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। इसके अलावा प्रयोगशाला का स्थान कैसे छिपाया गया? प्रयोगशाला के निर्माण के लिए निश्चित रूप से निर्माणकर्ताओं के एक समूह की आवश्यकता थी, लेकिन क्या प्रयोगशाला के निर्माण में शामिल सभी लोग मर गए? जहां तक सरकार का सवाल है, अगर वे प्रयोगशाला का स्थान जानना चाहते हैं तो उन्हें बस उसके माता पिता की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। फिर वे उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां वे जा रहे हैं और प्रयोगशाला का सामान्य स्थान मिल जाएगा। तो चलो चलें, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे माता पिता क्या छोड़कर गए हैं। क्रिश ने कुछ देर सोचने के बाद निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर यह झूठ है, जाल है, तो वह बच निकलने का कोई रास्ता खोज लेगा, और अगर वह नहीं बच पाया तो इसे बदला लेने में असफलता माना जाएगा। यह अच्छी बात है। 6 साल से ज्यादा हो गए हैं और मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थोड़ा अधीर हो रहा था। चलो चलते हैं, मैं भी यह जानने को उत्सुक हूं कि अंदर क्या है, नामलेस ने उत्साह से कहा और सीधे स्विच से बाहर निकलने की ओर बढ़ने से पहले सोफे से उठ खड़ा हुआ। अध्याय 383 पीछा किया जा रहा है। चूंकि नामहीन ने ऐसा कहा था और वह पहले से ही आगे चल रहा था, क्रिश ने पीछे चलने का फैसला किया। उसे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं थी, बाकी उस फ्लैश ड्राइव की तुलना में जो उसे तब मिली थी। वह अपने शयन कक्ष में वापस गया और उसे अपने एक कमरे से उठाया ब्रीफकेस, फिर बाहर आया और नामलेस का पीछा किया जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था दरवाजे के बाहर। वे दोनों होटल से बाहर चले गए और क्रिश नहीं गया। यहाँ तक कि जीवन को भी इस बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी उसने एआई को जीवन पर नजर रखने के लिए कहा, बस यदि जीवन को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस हुआ। उसके लिए वापस आना मुश्किल हो सकता है। समय रहते जीवन को बचा लिया गया, लेकिन अभी भी संभावना थी कि वह बच पाएगा इसे वापस लाने के लिए। इसके अलावा वह लंबे समय तक बाहर जाने की योजना नहीं बना रहा था। यह बहुत अच्छी बात थी कि जीवन और अन्य लोगों को इस तरह की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। इस खास दिन उत्परिवर्तन हुआ। उन्हें अगले कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि उन्हें अंततः बुलाया जाता। क्रिश को ये जानने की उत्सुकता थी कि उसके माता पिता के पास क्या था उसके लिए छोड़ दिया। हमेशा एक संभावना थी कि यह कुछ ऐसा था जो परिवर्तन से संबंधित। आखिरकार वे वैज्ञानिक थे और क्रिश ने नहीं सोचा था किसी भी ऐसी चीज के बारे में जो उन्होंने पीछे छोड़ दी हो, सिवाय उस चीज के जो चिकित्सा से संबंधित। शायद कोई और बात थी, लेकिन क्रिश ने सोचा कि ऐसा कुछ घटित होने की संभावना काफी कम थी। जैसे ही वे दोनों होटल से बाहर निकले, उन्होंने एक कार में बैठ गया।
ये कार जाहिर तौर पर वही थी जिसमें नामलेस आया था। ये एक साधारण ऑडी Q7 थी। अन्य कारों की तुलना में ये काफ़ी पुरानी थी। शहर के भीतर मौजूद वाहन। क्रिश यात्री सीट पर बैठ गया, जबकि नेमलेस ने दूसरी सीट ले ली। ड्राइवर की सीट पर नामलेस ने कार चलाना शुरू किया और क्रिश ने देखा कि वे शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा है। क्रिश को कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। प्रयोगशाला को छिपाना था तो जाहिर है कि इसे शहर के बाहर होना चाहिए था, है ना? शहर के भीतर स्थित था, इस बात की बहुत संभावना थी कि यह होगा पता किया। लेकिन जैसे ही क्रिश ने सोचा कि वे बाहर जा रहे हैं, शहर से बाहर निकलते ही नामलेस ने अचानक दूसरी दिशा की ओर गाड़ी चलानी शुरू कर दी। हाँ, वे पहले ही शहर के हृदय स्थल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन वे अभी भी शहर के केंद्र के करीब ही थे। पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि शुरू में वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। दक्षिण। कई मिनट बाद नेमलेस ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, फिर से एक और दिशा। बस इतना था कि क्रिश अवाक रह गया क्षण भर के लिए। इसके पीछे कारण यह है कि वे वास्तव में थे शहर के हृदय की ओर वापस जा रहे हैं। क्रिश खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जानती हो प्रयोगशाला का स्थान, या आप मार्ग भूल गए हैं? साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। यदि प्रयोगशाला शहर के मध्य में स्थित होती तो फिर इस तरह घूम घूम कर समय बर्बाद करने का क्या कारण था? क्रिश एक वह अपने अंगरक्षक के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता था। या फिर यह संभव था कि नामलेस नाम का यह आदमी, क्या वह वास्तव में उसे बहकाने के लिए यहाँ आया था ताकि अन्य लोग जीवन को प्राप्त कर सकें? लेकिन क्रिश को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। इस समय तक AI ने उसे कोई सूचना नहीं दी थी। ये दर्शाता है कि जीवन को अभी तक किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था और वह अभी भी खतरे के दायरे में था। होटल। ये देखते हुए कि अगर वह होटल छोड़ देता तो AI पहले ही उसे सूचित किया, चिंता मत करो, मैं बस मूर्खों के एक समूह को हराने की कोशिश कर रहा हूँ। यह ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ लोग हैं जो आपको निशाना बना रहे हैं। नामहीन सरलता से जवाब दिया। क्रिश अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। शाम हो चुकी थी क्योंकि वे कुछ समय पहले ही इस शहर में आए थे, रात होने से कई घंटे पहले, और क्रिश ने नहीं सोचा था कि जीवन ऐसा करेगा कहीं भी जाने के लिए, कम से कम आज के लिए। यही कारण था कि उन्होंने साथ आने का फैसला किया था। नामहीन। अन्यथा अगर सुबह का समय होता तो वह साथ नहीं आता। नाम नहीं बताया गया, भले ही यह प्रयोगशाला से संबंधित मामला था। जहां तक किसी के उनका पीछा करने की बात है, क्रिश ने भी यह नोटिस कर लिया था। उसने देखा कि एक कार उनके पीछे आ रही थी। भले ही नामहीन तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चला रहा था, फिर भी अब तक वे ये सोचने में मूर्ख होंगे। यह महज संयोग था कि कार उसी रास्ते पर जा रही थी जिस पर वे जा रहे थे। आखिरकार वे शहर के बाहरी इलाके की ओर जा रहे थे। शहर में वापस जाने के लिए हमें पीछे मुड़ना पड़ा और दूसरी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ा, शहर के बीचों बीच। और उसी कार ने भी वैसा ही किया, उनके पीछे आती हुई। शुरू में क्रिश ने सोचा कि यह कुछ लोगों का समूह है जो नामलेस के पीछे आ रहा था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा, क्योंकि उसके पास मध्य प्रांत में पहले ही आ चुका था, इस बात की काफी संभावना थी कि वह वही था जिसका पीछा किया जा रहा था। नामलेस ने जो कुछ कहा था उससे उसने ये साबित कर दिया था। ये स्पष्ट है कि ब्लैक मर्सेनरी ग्रुप को उसकी उपस्थिति के बारे में पहले से ही पता था मध्य प्रांत के भीतर। क्रिश को वास्तव में यह नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों चाहते थे, उसे खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी दोनों सेनाओं ने उसके पीछे म्यूटेंट भेज दिए थे। तो क्रिश को समझ में आ गया कि इस बात की बहुत संभावना थी कि उस कार में जो उनका पीछा कर रहा था वहां म्यूटेंट अंदर थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि अब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे उसके साथ एक प्रथम श्रेणी का शहर थे, और चूंकि यह था केंद्रीय प्रांत, जाहिर है उत्परिवर्ती उस तरह से कार्य करने में सक्षम नहीं थे आसानी से, जबकि उन पर अन्य प्रांतों में जाने पर प्रतिबंध था। इसका मतलब यह नहीं था कि वे नहीं जा सकते थे। हाँ, वे वहां जा सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे शौर्य ने अभिनय किया, लेकिन उन्हें अभिनय करने से रोक दिया गया। आखिरकार जिस क्षण उनका पता चला एक समूह म्यूटेंट भेजे जाएंगे, और अगर म्यूटेंट ने दूसरे म्यूटेंट के भीतर काम किया, यदि कोई प्रांत पाया जाता तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता। जहां तक मध्य प्रांत का प्रश्न है, भले ही उत्परिवर्ती वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, यदि वे कार्रवाई करते भी तो केवल लड़ाई तक ही सीमित रहते सरकार की ओर से म्यूटेंट के खिलाफ। उन्हें मौत का खतरा नहीं होगा, लेकिन ये तभी संभव था जब उन्होंने जो किया वह नियमों का उल्लंघन नहीं था। देश और उनके पीछे आ रही कार को देखकर ऐसा लगा कि यह स्पष्ट है कि वे एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रांत के भीतर प्रत्येक और हर प्रथम श्रेणी के शहर में कई उत्परिवर्ती थे। इसका तात्पर्य यह था कि यदि वे उत्परिवर्ती कार्य करते हैं तो वे उत्परिवर्ती
गो इस शहर के प्रभारी स्पष्ट रूप से इसका पता लगा लेंगे। फिर वे आएंगे जल्दी से भागना। एकमात्र चीज जो ये उत्परिवर्ती कर सकते थे वह स्पष्ट रूप से था कृष को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। शायद यही वजह थी कि वे हम एक मौके का इंतजार कर रहे थे, शायद तब तक इंतजार करने का जब तक कृष वहां से दूर नहीं चला जाता। शहर जो उनके और उत्परिवर्ती के बीच दूरी बढ़ जाएगा। उनकी चिंता मत करो, चलो बस उस स्थान पर चलते हैं। मैम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द प्रयोगशाला में जाएं। कुछ और भी है, मुझे उनका ध्यान रखना है और मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता। समय कृष ने एक क्षण मौन रहने के बाद उत्तर दिया। नामलेस अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी आंखों के कोने से कृष की ओर देखा। फिर कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, बस कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि उस कार के अंदर बैठे लोग म्यूटेंट हैं। अगर उन्हें उस जगह के बारे में पता चल जाए प्रयोगशाला में तो चीजें स्पष्ट रूप से गड़बड़ हो जाएंगी। उन्हें पता चल जाएगा कि उनके लिए ऐसा होना असंभव है, प्रयोगशाला तक पहुंचने में सक्षम हैं, और वे ये देखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि क्या वे प्रवेश कर सकते हैं। और जाहिर है इसमें आपका अपहरण करना भी शामिल है, ये देखने के लिए कि क्या आपके पास कोई है प्रयोगशाला तक पहुंचने की एक विधि। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा विश्वास करो, चाहे जो भी हो, जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं वे लोग उसे ले लेंगे। और वह है निश्चित रूप से आपके माता पिता का उद्देश्य, जो कुछ भी है उसे पीछे छोड़ना नहीं है, वे तुम्हारे लिए चले गए। नामलेस से अनुस्मारक सुनने के बाद कृष ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी। उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करने जा रहा था। लंबे समय तक छिपना जारी रखें, विशेष रूप से ये देखते हुए कि पहले से ही उत्परिवर्ती लोगों का एक समूह जो उसके पीछे पड़ा था। यदि वे सचमुच उसे मरवाना चाहते थे तो संभावना थी कि वे सब कुछ जोखिम में डाल सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं, भले ही उसे जान से मारने का जोखिम क्यों न उठाना पड़े। सरकार के उत्परिवर्ती द्वारा हमला किया गया। इसके अतिरिक्त कृष का मानना था कि ये उत्परिवर्ती थे, जाहिर है कि वे लोग उसी स्तर के हैं जिन्होंने कुछ घंटे पहले उसका रास्ता रोका था। यदि ऐसा था तो कृष का मानना था कि वह ऐसा करने में सक्षम होगा। उनकी देखभाल करना। जहां तक संख्या की बात है, ये वास्तव में कुछ ऐसा नहीं था जो उसे चिंता थी। जब से उसने अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता में सुधार किया था, ये स्पष्ट था, साथ ही उसकी लड़ाकू शक्ति भी बढ़ गई थी। कृष के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर नामलेस ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने कंधे उचकाए और गाड़ी चला दी, प्रयोगशाला के स्थान की ओर। कृष को उम्मीद थी कि वह गाड़ी चलाकर उस ओर जाएगा, शहर के बाहरी इलाके में, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वे अभी भी शहर की ओर बढ़ रहे थे। शहर का हृदय स्थल। अध्याय 384 प्रयोगशाला का स्थान। हालांकि कृष को इस बात से आश्चर्य हुआ कि वे किस दिशा में जा रहे थे, वे जिस ओर जा रहे थे, उसने कुछ नहीं कहा और केवल भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका ध्यान उस कार पर गया जो उनका पीछा कर रही थी। वह क्षण जब नामलेस ने प्रयोगशाला की ओर जाने का निर्णय लिया, खैर उसने अपनी गति बढ़ा दी, और यही बात उस कार पर भी लागू हुई जो उनके पीछे आ रही थी। बेशक कृष का वास्तव में ऐसा इरादा नहीं था उन म्यूटेंट के खिलाफ लड़ाई। अगर संभव हो तो वह वास्तव में उन म्यूटेंट से बचना चाहता था, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो वह स्पष्ट रूप से पीछे नहीं हटेंगे। और अब देखने से ऐसा लग रहा था कि प्रयोगशाला शहर के केंद्र में स्थित था, जब तक कि नामलेस अभी भी नहीं था। उनका इरादा उन लोगों को खोना था जो उनका पीछा कर रहे थे। ये बात भले ही आश्चर्यजनक हो, लेकिन यदि प्रयोगशाला वास्तव में शहर के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी संभावना और भी कम थी कि ये म्यूटेंट वास्तव में हमला करेंगे। शहर के बीचों बीच के इस शहर में तैनात अधिकांश म्यूटेंट यहीं थे स्थित। जहां तक विशिष्ट स्थान की बात है तो कोई जानकारी नहीं थी। कम से कम वहां कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो जनता को ज्ञात हो, कम से कम म्यूटेंटों को तो नहीं। फिर भी हर उत्परिवर्ती समझ गया कि सरकार के उत्परिवर्ती थे शहर के भीतर, विशेषकर शहर के हृदय स्थल में मौजूद। इसका तात्पर्य यह था कि यदि कोई उत्परिवर्ती हृदय के भीतर क्रिया करता है शहर में, उन म्यूटेंटों के लिए वहां पहुंचना काफी आसान होगा। और जाहिर है ज्यादातर समय चीजें उन लोगों के लिए अच्छी नहीं होती हैं जो समस्याएं पैदा हो जाती। नामहीन ने कार चलाई और दिल की गहराई में उतर गया शहर में, और करीब 20 मिनट बाद वे आखिरकार रुक गए। बस इतना ही था कि जिस इमारत के सामने वे रुके थे वह कुछ ऐसा था जिसने कृष को अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। भाने थोड़ी सी ऊपर उठाओ। वे वास्तव में उसी होटल के सामने रुके थे जिसमें कृष और जीवन सहित अन्य लोग ठहरे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रयोगशाला यहाँ स्थित थी? इस बारे में निश्चित नहीं। कृष ने नामलेस की ओर देखा। केवल एहसास हुआ कि नामलेस पहले से ही कार से बाहर निकलने की योजना बना रहा था। एक क्षण के लिए झिझकते हुए कृष ने पूछा, क्या ये प्रयोगशाला है, या फिर आपने मुझे प्रयोगशाला ले जाने का अपना विचार बदल दिया है? जाहिर है
पहला सवाल सिर्फ नाम सूची की जानकारी देने के लिए था कि वे एक होटल के सामने पहुंचे थे, न कि किसी प्रयोगशाला के सामने। तो अगर यह चूंकि वह व्यक्ति भूल गया था, इसलिए उसे याद दिलाना पड़ा कि यह वास्तव में एक होटल था। जहां तक अपना मन बदलने की बात है, क्रिश को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, उससे हो सकता है कि फिलहाल वह उसे न ढूंढ पाए, लेकिन उसे विश्वास था कि वह उसे ढूंढ लेगा। ऐसा करने में सक्षम हो। उसे बस एआई का उपयोग करके पूरी तरह से जांच करनी थी। एआई को इस तरह से उन्नत किया गया था कि वह सक्षम था ऐसी जानकारी तक पहुंच बनाना जो सरकार के लिए भी संभव नहीं था। जी हाँ, एकमात्र चीज जो उसे बाधित कर सकती थी, वह स्पष्ट रूप से एक क्षमता का उपयोग था। इस बिंदु पर क्रिश को समझ में आ गया कि वहां एक महान संभावना है कि यही कारण है कि एआई तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। साथी परिवार और ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बारे में जानकारी बस थी किसी क्षमता के उपयोग के कारण। क्रिश को नहीं पता था कि उसके अंदर कितनी क्षमताएं मौजूद हैं वहां, लेकिन एक संभावना थी कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ये क्षमता थी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सूचना तक पहुंचने से रोकना। लेकिन क्रिश को विश्वास नहीं था कि कोई उत्परिवर्ती था। प्रयोगशाला के स्थान के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप, सब कुछ। नामलेस ने अभी अभी कहा था कि वह अकेला था जो पीछे रह गया था, क्रिश को प्रयोगशाला के स्थान के बारे में सूचित करने के लिए। चूंकि मामला ऐसा ही था, क्रिश को विश्वास था कि वह अवश्य ही सफल होगा। आवश्यक सुराग प्राप्त करने में सक्षम होने से वह पता लगाने में सक्षम हो सकेगा प्रयोगशाला। और चूंकि वह पहले से ही प्रयोगशाला खोलने की विधि के बारे में जानता था, प्रयोगशाला में वह आसानी से उस तक पहुंच सकेगा और पता लगा सकेगा कि उसकी समस्या क्या है। माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। प्रयोगशाला दरअसल यहीं स्थित है। जब हम यहाँ से गए थे तब यह बस इसलिए क्योंकि मैं इस समूह को खोना चाहता था जो हमारा पीछा कर रहा था। ये बस है, ऐसा लगता है कि वे हमें जाने देने को तैयार नहीं हैं। और चूंकि यह शहर के बीचों बीच, मेरे लिए इससे अधिक गति से गाड़ी चलाना असंभव है, गति जो स्पष्ट रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन होगा। नामहीन ने जवाब दिया। उसने बेपरवाही से कार का दरवाजा खोला। क्रिश ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और चारों ओर देखने लगा। वे जो देख सकते थे वह होटल की इमारत के अलावा अन्य इमारतें थीं में आना में स्थित था। स्पष्टतः यहाँ कोई प्रयोगशाला नहीं थी। किसी तरह इन इमारतों के बनने से पहले ही प्रयोगशाला यहाँ स्थित थी, निर्मित। इस शहर के बारे में जानकारी पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी, जिसमें वह होटल भी शामिल है जिसमें वे वर्तमान में रह रहे थे। वह एक अंगरक्षक था और इसलिए उन्हें उस होटल के बारे में जानकारी हासिल करनी थी जिसमें वे थे। और जो जानकारी प्रस्तुत की गई थी उसके अनुसार वह समझ गया कि यह इमारत जो होटल के स्वामित्व में थी, केवल लगभग 3 वर्ष पूर्व पूरा हो चुका है। उनके माता पिता की मृत्यु 6 वर्ष पहले हो चुकी थी, जो ये दर्शाता है कि जब वे जीवित थे तब यह इमारत यहाँ नहीं थी। इसने कमरे के अंदर एक गुप्त कमरा होने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। होटल को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस मेरे पीछे आओ। नामहीन सरल शब्दों में कहा जाए तो क्रिश ने और कुछ नहीं कहा और कार से बाहर निकल गया और वे दोनों आगे बढ़े और होटल के अंदर पहुंच गए। यह मानते हुए कि क्रिश के पास होटल का कमरा कार्ड था, उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि रिसेप्शनिस्ट ने नामलेस को बिल्कुल भी नहीं देखा। उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। वास्तव में वे जिस किसी के भी सामने आए, उन्होंने कभी उनकी ओर देखा ही नहीं। नामहीन जो लोग उनकी ओर देखते थे वे आगे बढ़ने से पहले केवल उनकी ओर देखते थे। वे क्या कर रहे थे? ये कुछ ऐसा था जिसे क्रिश ने सबसे पहले नोटिस किया था जब वे होटल से आते जाते थे। लेकिन इस बार जब उसने फिर से इस पर ध्यान दिया, एम्पायर में रोमांच खोजे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो बिल्कुल ही असामान्य बात है। क्रिश ने अपनी शंकाएं जाहिर नहीं की, बल्कि आगे बढ़ गए और नेमलेस का पीछा किया। वे दोनों लिफ्ट में चले गए, इससे पहले कि नेमलेस से भूमिगत पार्किंग के लिए बटन दबाया। होटल की भूमिगत पार्किंग तक केवल होटल के पीछे से, सामने से नहीं। और चूंकि उन दोनों ने सामने से आने के कारण उनके लिए वहां पहुंच पाना स्पष्ट रूप से असंभव था। भूमिगत पार्किंग। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट रुक गई और दोनों बाहर निकल आए। वे कार से बाहर निकले। वे पहले ही भूमिगत पार्किंग में प्रवेश कर चुके थे। वर्तमान में काफी बड़ी संख्या में कारें पाई जा सकती हैं पार्किंग। उनमें से हर एक महंगा लग रहा था, जिससे कारण साबित होता है ये एक 5 सितारा होटल था जो प्रथम श्रेणी के शहर में स्थित था। वे दोनों नदी के सबसे दूर वाले छोर की ओर चल पड़े। पार्किंग स्थल पर, इससे पहले कि वे अंततः एक दीवार के सामने रुकते। क्रिश नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नामलेस उस जगह के बारे में भूल गया था। प्रयोगशाला। आखिरकार वर्तमान में वे पहले ही अंत तक पहुंच चुके थे। या क्या यह संभव था कि नामलेस का इरादा दीवार तोड़ने का था?
क्या प्रयोगशाला तक जाने वाले किसी गुप्त मार्ग तक पहुंचने के लिए ऐसा किया गया था? अगर ऐसा था तो यह एक अच्छा विचार नहीं था। भूमिगत पार्किंग में स्पष्ट रूप से कई कैमरे लगे हुए थे। अगर उन्होंने कुछ किया इस तरह, होटल की सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी हो जाती और वे आज जाते जो कुछ हो रहा था उसे देखने के लिए दौड़े चले गए। होटल के अन्य सुरक्षा गार्डों को छोड़कर वहां अन्य लोग भी थे जो भूमिगत पार्किंग के भीतर स्थित थे। अचानक हंगामा मच गया तो जाहिर है कि वे लोग जांच करने आएंगे। नामलेस ने चारों ओर देखा। इससे पहले कि कृष्ण ने अचानक ध्यान दिया, उसने देखा कि नामलेस की आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ये क्षण भर के लिए ही था, लेकिन कृष्ण की तीव्र बुद्धि के कारण उसने में इसे नोटिस करने में सक्षम था। और यह ठीक उसी क्षण था जब वहां एक था, उसकी जेब में रखे फोन से हल्की कंपन आ रही थी। कृष्ण आगे बढ़ा और उसे बाहर निकाला और देखा कि वहां कुछ था। फोन की स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित हुआ। ये स्पष्ट रूप से एक था आई से संदेश। पार्किंग स्थल के अंदर लगे कैमरे हैक कर लिए गए हैं और वे वर्तमान में आपके आने से कुछ मिनट पहले की स्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं। कृष्ण को तुरंत समझ आ गया। ये तो जाहिर सी बात थी जो नामलेस ने किया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, नामलेस के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करें। शायद उसकी क्षमता सिर्फ गड़बड़ करने से कहीं अधिक थी सीसीटीवी कैमरों के साथ। शायद यह वह क्षमता थी जो सक्षम थे जानकारी छुपा रहे हैं। कृष्ण के मन में अनेक विचार आए। अचानक उसे लगा कि मैंने देखा कि नेमलेस अपना हाथ जमीन पर रख रहा था और कुछ सेकंड बाद में जमीन थोड़ी सी हिली। कंपन इतना हल्का था कि अगर ऐसा न होता तो अगर कृष्ण होश में होता तो उसे कभी यह एहसास नहीं होता कि जमीन धंस गई है। कांप उठा। फिर भी जिस क्षण जमीन कांपी, सामने की दीवारों में से कुछ वास्तव में ऊपर उठने लगे। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन तैयार रहो, वे उत्परिवर्ती वास्तव में है आ रहा हूं। नामलेस जमीन से उठ खड़ा हुआ और उसने ये शब्द कहे, कृष्ण। अध्याय 385 प्रयोगशाला। कृष्ण को ये शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ। अपनी तीव्र इंद्रियों के कारण वह किसी के आने की आहट को नहीं पहचान सका। वह निश्चित रूप से वहां से होने वाली हलचल की आवाज को पहचान सकता था पार्किंग के भीतर, लेकिन यह म्यूटेंट से नहीं था, बल्कि इसके बजाय ये था पार्किंग के भीतर कुछ कारों के गार्ड और अन्य मालिक। अगर नामलेस ने जो कहा वह सच था तो इसका मतलब है कि साम्राज्य पर नवीनतम पढ़ने की उसके पास एक ऐसी क्षमता थी जो पता लगाने से संबंधित थी। या तो ब्लॉक करना या कुछ करना, ट्रैकिंग खुद ये काफी क्षमता थी। फिर भी वह नेमलेस के पीछे पीछे चला गया और वे दोनों दीवार के हट जाने के बाद जो जगह खुल गई थी उसमें प्रवेश कर गया। यद्यपि दीवार हिल गई थी और भीतर प्रकाश था भूमिगत पार्किंग में, कृष्ण को यह नहीं दिख रहा था कि अंदर क्या है। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ ऐसा था जो प्रकाश को प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से रोक रहा था, जो अभी अभी खोला गया था। लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, सब कुछ बदल गया। अंदर का अंधेरा आसानी से छंट गया, जिससे कृष्ण को अपने आसपास क्या है ये देखने में मदद मिली। पता चला कि वे किसी ऐसी चीज के अंदर घुस गए थे क्यों, जो एक लिफ्ट की तरह दिखता था, लेकिन वहां कोई बटन नहीं था जिससे लिफ्ट को नियंत्रित करें। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, दीवार ढह गई, खुल गया था और बंद होने लगा था। और इसी समय उसने ये भी देखा कि कुछ जिस घन में वे प्रवेश कर चुके थे उसके अंदर, जबकि दूसरी ओर पक्ष, विशेष रूप से दरवाजा, सिर्फ सामान्य निर्माण सामग्री थी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये किसी प्रकार का चमकदार पदार्थ था जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता था, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वे इतने चिकने थे कि कृष्ण भी आसानी से देख सकता था। उसकी शक्ल देखो। अगर उसकी सतह भूरे रंग की न होती, कृष्ण ने सोचा होगा कि यह एक दर्पण है। दरवाजा बंद होने के बाद नामलेस उसके पास गया, अपना हाथ उस पर रखा। अगले ही पल सतह से एक हल्की रोशनी आई जिसे उसने छुआ था, इससे पहले कि वह उसके हाथ को स्कैन करती। स्वागत है, एक महिला इलेक्ट्रॉनिक आवाज अचानक गूंजी। अंदर से एक आवाज आई जिससे कृष्ण थोड़ा चौंक गया। हमें प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार तक ले चलो, नामहीन ने कहा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, आवाज ने उत्तर दिया। और फिर अगले ही पल कृष्ण ने देखा कि वहां बदलाव आ गया है। वह बता सकता था कि वे इस समय नीचे की ओर बढ़ रहे थे, यह केवल उस भावना के कारण था जो आई थी, विशेष रूप से एक पल के कारण। लिफ्ट तेज गति से नीचे की ओर जा रही है। कृष्ण को समझ आ गया कि वे अभी नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि अपेक्षित था। और कुछ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉनिक आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हम प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। आवाज के तुरंत बाद लिफ्ट का प्रवेश दरवाजा खुल गया, जिससे कृष्ण को ये देखने का मौका मिला कि दूसरी तरफ क्या है। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना था जो इसे बनाने में वे काफी कुशल थे। वे इस जगह के बारे में जानते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे यहाँ क्या है इसके बारे में।
ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों को मैंने आमंत्रित किया है उनके पास थोड़ा सा मेरे साथ अच्छे संबंध हैं। यही एकमात्र कारण है कि मैंने उन पर भरोसा किया कि वे मेरे साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। यह मेरे लिए है, अन्यथा हमें यहाँ तक पहुँचने में सक्षम होने के लिए हमें अपने ऊपर के होटल को ध्वस्त करना पड़ा। नामलेस ने बताया कि उन्होंने होटल को ध्वस्त कर दिया था। लिफ्ट से बाहर निकल गया। हम जमीन के अंदर कितनी गहराई में हैं? कृष्ण ने जवाब में पूछा। चारों ओर देखा। उसने देखा कि उनके आसपास एक पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ मीटर आगे धातु का दरवाजा था। जहां तक उस रास्ते की बात है जो वहां तक जाता था, वह एक था, वह गलियारा जो पहले से बंद लिफ्ट से जाता था। पूरा स्थान इस समय प्रकाश से जगमगा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह स्थान धातु की दीवारों से ही यह और भी उन्नत दिखाई देता था। उनके नीचे का फर्श साफ था, छत से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हुए। हम फिलहाल लगभग 100 मीटर जमीन के नीचे हैं। ये कुछ ऐसा था जो हमने ये सुनिश्चित करने के लिए किया था कि स्थान प्रयोगशाला का खुलासा नहीं किया गया। संपूर्ण प्रयोगशाला की दीवारें स्टील से मजबूत की गई हैं, प्रयोगशाला को एक गढ़ जैसा बना दिया है। ये ढह नहीं सकता, चाहे कितना भी हो ऊपर से दबाव आ रहा है। बेशक ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर पाता, हाल ही में पूरा होने वाला है। शहर के वर्तमान विकास को देखते हुए ये स्पष्ट है कि मेरे लिए ऐसा कुछ करना असंभव है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, हंगामा। लेकिन ये देखते हुए कि यह कुछ ऐसा था जो वर्षों पहले किया गया था, कुछ समय पहले जब ये शहर वर्तमान स्तर तक विकसित नहीं हुआ था, तब आए भूकंप के झटके, उस समय हमने सोचा था कि यह एक छोटे परिमाण का भूकंप था। नेमलेस ने एक लंबी व्याख्या के साथ जवाब दिया। कृष्ण ने यह सुनकर अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। ये बात अप्रत्याशित थी कि यह प्रयोगशाला इतनी गहरी भूमिगत स्थित थी, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बात वास्तव में सही है। किसी भी मामले में यह शहर हाल ही में स्थापित किया गया था। प्रथम श्रेणी का शहर बनने के लिए यह सबसे कम समय है। यह शुरू में एक छोटा द्वितीय श्रेणी का शहर था, लेकिन सरकार में सत्ता परिवर्तन के साथ यह भी बदल गया। नया नेता चाहता था कि पूरा मध्य प्रांत विकसित हुआ, जो शहर के तेजी से विकास का कारण था। वर्तमान स्तर। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसे एहसास हुआ कि इस शहर के बारे में जानकारी जो एआई द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसका ये टुकड़ा जानकारी निहित थी। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसी किसी बात के बारे में जानना असंभव था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि प्रयोगशाला इस शहर में स्थित होगी। इससे भी अधिक, ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि प्रयोगशाला यहाँ स्थित होगी, शहर का हृदय स्थल। लेकिन इस बारे में सोचने पर कृष्ण को एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं था। ऐसा कुछ जो जानबूझकर किया गया था। बस यही था कि इस शहर के विकास के बारे में यह महज संयोग था कि इस क्षेत्र का विकास हुआ, जिसके कारण ये क्षेत्र केंद्रीय एवं सर्वाधिक विकसित क्षेत्र बन गया है। चलो चलें, हमें जो चाहिए वह हमें जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। अन्यथा अगर ऊपर बैठे लोगों को पता चल गया कि नीचे जगह है, जो उन्हें अवश्य पता चल जाएगा, हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा। और एक इसमें बहुत जोखिम है कि उन्हें यहाँ प्रयोगशाला की उपस्थिति के बारे में पता चल जाएगा। बेहतर होगा कि हम वहां जाकर उनका सामना करें, इसके बजाय इस तरह वे केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि यहाँ क्या है और निश्चित नहीं हो सकते इसके बारे में, नामलेस ने कहा और प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। कृष्ण ने अपने मन में उठे विचारों को त्याग दिया और तुरंत नेमलेस के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसे तैयार रहना होगा। वे यहाँ से बाहर निकलते ही लड़ने लगे। जब वे दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो कृष्ण ने देखा कि पूरा दरवाजा बिना किसी उन्नत उपकरण के सिर्फ धातु का एक टुकड़ा था। लेकिन बाद में ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वहां एक छोटा सा हिस्सा था जो दिख रहा था पूरी तरह से अलग। नामहीन उस समय वहीं खड़ा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया वहां, और अगले ही पल वही रोशनी चमक उठी जैसे कि लिफ्ट। कुछ सेकंड बाद एक हल्की कंपन हुई। धातु का प्रवेश द्वार हिलने लगा, और जैसे ही कृष्ण ये सवाल करना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ, मामला ये था, जब दरवाजा केवल उसके द्वारा खोला जाना चाहिए था, वह रुक गया, वह स्वयं। इसका कारण यह है कि उसने देखा कि धातु के पीछे हटने के बाद उनके चारों ओर की दीवार में एक और दरवाजा खुल गया। बस यही था कि दरवाजा पहले वाले की तुलना में अधिक उन्नत लग रहा था। आगे बढ़ो, तुम्हें बस अपना हाथ वहां रखना है और फिर बाकी काम अपने आप पूरा हो जाएगा, नामलेस ने कहा और एक जगह की ओर इशारा किया, नया खुला दरवाजा। कृष्ण ने देखा तो उसे पता चला कि वहां एक छोटा सा पैनल था। उस पैनल पर जो हाथ के आकार का था लेकिन आयताकार था, एक छोटा सा छेद। कृष्ण समझ गया कि यही वह था जिससे डीएनए परीक्षण के लिए उसका खून लिया गया। कृष्ण ने तुरंत वैसा नहीं किया जैसा नामलेस ने उससे उम्मीद की थी। जाहिर है कि नामलेस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ पहला दिन था कि वे मिले थे। उसने ध्यान से देखा, बस ये देखने के लिए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है चारों ओर, या जाल।
कोई भी नहीं देख पाने के बाद उसने नामलेस की ओर देखा लेकिन उसने देखा कि नामलेस बहुत शांत था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह आशा कि कोई व्यक्ति जो चाहता था उसे वह मिल जाएगा। नेमलेस ने देखा कि कृष सतर्क था और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने अपने दिल से इसकी स्वीकृति व्यक्त की। ये वह चीज थी जिसकी उसे उम्मीद थी। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद कृष आगे बढ़ा और उसके पास पहुंचा। दरवाज़ा। फिर उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा। यह उसी क्षण था जब प्रकाश पैनल पर रोशनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह उसके दाहिने हाथ को स्कैन कर रहा है। अचानक उसे कमरे के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। दरवाज़ा। ये स्पष्ट रूप से दरवाजे का कोई तंत्र था और यह एक गति से काम कर रहा था, उच्च गति। कृष को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना हाथ छोड़ दिया और 1 सेकंड से भी कम समय बाद उसे लगा कि किसी चीज़ ने उसके शरीर पर चुभन महसूस की है। हथेली उसे थोड़ा चौंका दिया। शरीर से आई उन्नति के बाद शक्तिवर्धक गोली के कारण उसकी उंगली में चुभन होना आसान नहीं था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिस सामग्री का उपयोग इस फिल्म को बनाने में किया गया था वह बहुत ही घटिया किस्म की थी। सुई इतनी खास थी कि ताकत और दर्द के बावजूद भी वह उसे चुभ सकती थी। उसकी त्वचा का तनाव। करीब 5 सेकंड बाद कृष ने अपना हाथ वापस खींच लिया। औरत भी। उसने पाया कि दरवाजे से हल्की हलचल आ रही है और वह शुरू हो गया उद्घाटन। अध्याय 386 असाधारण अपशिष्ट। उनके सामने जो दरवाज़ा था उसने अचानक वो आवाज़ दी। जैसे ही वह हवा में ऊपर उठा वह उनके ऊपर से गायब हो गया। जो उजागर हुआ वह एक प्रयोगशाला थी जिसमें ऐसा प्रतीत होता था कि काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह उम्मीद की जानी चाहिए थी कि प्रयोगशाला का उपयोग पिछले 6 वर्षों से नहीं किया गया था। वास्तव में यह अवधि और भी अधिक हो सकती है, ये देखते हुए कि माता पिता ने उन्हें बताया था कि वे अपने बच्चों को छोड़कर सरकारी नौकरी में शामिल हो गए हैं। इस प्रयोगशाला। फिर भी कृष ने देखा कि प्रयोगशाला का आकार इतना बड़ा नहीं था। ये लगभग 400 वर्ग मीटर का था। इसमें कई टेबल और काउंटर जिन पर प्रयोगशाला उपकरण और तंत्र रखे गए थे। कृष एक कदम आगे बढ़ा और प्रयोगशाला में प्रवेश कर गया। नामहीन उसके पीछे पीछे आ रहा था, वह भी काफी उत्सुक था। जिस तरह से वह देख रहा था उससे चारों ओर, कृष ने सोचा कि यह आदमी अंदर नहीं आया था प्रयोगशाला से पहले, लेकिन ऐसा लगा कि ऐसा करना असंभव था या संभव है, ये देखते हुए कि नामलेस को उसे लाने का काम सौंपा गया था यहाँ। अगर ऐसा था तो यह असंभव था कि उसने कभी प्रवेश नहीं किया था यह प्रयोगशाला, है ना? जब वह इस बारे में सोच रहा था, कृष आगे बढ़ा और उसने देखा, उसे एहसास हुआ कि इस माहौल में कुछ भी खास नहीं है। प्रयोगशाला में कुछ ऐसे उपकरण थे जिनके बारे में वह पहले से ही जानता था। यदि यह उसके निपुणता प्राप्त करने से पहले की बात है तो शायद वह ऐसा न कर सके। इस जगह पर पाए जाने वाले कुछ उपकरणों को पहचाने, लेकिन महारत हासिल करने के बाद एआई के साथ की राशि उनके पास जो ज्ञान था वह अत्यंत अप्राप्य था। कृष ने देखा था कि अधिकांश उपकरण जिनका उपयोग किया जा सकता था इस प्रयोगशाला में पाए गए सभी तथ्य आनुवंशिकी से संबंधित थे। भले ही यह आनुवंशिकी से संबंधित न हो, आनुवंशिकी से सीधे संबंधित, कम से कम एक शाखा जो आनुवंशिकी से संबंधित थी यहाँ एक उपकरण या साधन था। कृष को इस बात का पता नहीं था कि जो कुछ भी था वह कहाँ था, उसके लिए छोड़ दिया गया था। हाँ, वह पहले से ही प्रयोगशाला तक पहुंच गया था, लेकिन वह था पूरी तरह से अनजान। और जब उसने नेमलेस को देखा तो उसे एहसास हुआ कि नेमलेस भी इधर उधर देख रहा था, मानो वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कृष का गार्ड भी ऊपर, क्योंकि उसने अभी तक पूरी तरह से नामलेस पर भरोसा नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आया, उसने मुझसे कहा कि जिस क्षण तुम उस दरवाजे को खोलो तुम कुछ ऐसा पा सकोगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। लेकिन हम यहाँ लगभग 1 मिनट से हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं। नामलेस ने आह भरी, उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। कृष ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि बस इधर उधर देखता रहा। तभी उसने देखा कि वहां एक छोटा सा प्रयोगशाला के बाईं ओर लकड़ी का दरवाजा। वह उसके पास जाने लगा और नेमलेस ने ये देख लिया। नेमलेस वह तुरंत कृष के पीछे चला गया। उसे वास्तव में यकीन नहीं था कि कृष ने क्या किया था, के लिए छोड़ दिया गया था और उसे स्थान के बारे में भी पता नहीं था। इसलिए वर्तमान में वह कृष की तरह ही था, बावजूद इसके कि वह उस स्थान के बारे में जानता था प्रयोगशाला से पहले। लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचकर कृष कुछ देर के लिए झिझका। कुछ पल पहले ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसे घुमाया, थोड़ा सा हिलाया और दरवाज़ा खुल गया, जिससे पता चला कि उसे बंद नहीं किया गया था। कृष को लगा कि यह दरवाज़ा जगह से बाहर है, क्योंकि उनके आसपास की लगभग हर चीज़ हाईटेक उपकरण थी। लेकिन ये लकड़ी दरवाज़ा देखने पर यह बिल्कुल साधारण लग रहा था।
जैसे ही दरवाजा खुला, एक कमरा दिखाई दिया जिसमें बस एक छोटी सी कैबिनेट और उसके ऊपर रखा एक कंप्यूटर के अलावा और कुछ नहीं। इसका वर्तमान में कंप्यूटर बिजली स्रोत से जुड़ा हुआ था या कैबिनेट से बहुत दूर नहीं था। बस बात यह थी कि कंप्यूटर फिलहाल बंद है। कंप्यूटर देखने के बाद ही क्रिश को एहसास हुआ कि अचानक कुछ ध्यान आया। प्रयोगशाला में बिजली की आपूर्ति अभी भी चालू थी वहां, ये देखते हुए कि रोशनी चालू थी। आखिर बिलों का भुगतान कौन कर रहा था, या फिर यह संभव था कि यहां सप्लाई की जा रही बिजली का भुगतान नहीं किया गया? काफी उत्सुक, वह पलटकर नेमलेस से इसके बारे में पूछा। आप बिजली की आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं? दरअसल इस जगह की बिजली काफी समय से कटी हुई थी। यहां तक कि बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सौर पैनल भी हटा दिए गए थे मेरे द्वारा। प्रयोगशाला के स्थान को खतरे में नहीं डाला जा सकता था। किसी के भी संपर्क में आना, यह विशेष रूप से विकास के समय के दौरान था इस शहर। चूंकि यह प्रयोगशाला भूमिगत थी, इसलिए ये स्पष्ट था लोग आकर इसके ऊपर इमारतें बना लेंगे। जहां तक जमीन के स्वामित्व का सवाल है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे भी बिजली के लिए इस समय के दौरान प्रयोगशाला यहां लाई जा रही थी। मैंने उन लोगों से कुछ बनाने के लिए कहा था कनेक्शन, ताकि प्रयोगशाला द्वारा उपयोग की जा रही बिजली का बिल मेरे घर से जुड़े हुए हैं। इस तरह मैं बिजली के बिल का भुगतान कर सकता हूं, घर और प्रयोगशाला। और हाँ, ये देखते हुए कि प्रयोगशाला नहीं है कामकाज और यहाँ उपकरण बंद थे, इस दौरान खपत इस जगह की लाइटिंग से ही बिल आता था, इसलिए बिल इतने ज्यादा नहीं थे, नामहीन ने समझाया। काफी देर तक कमरे का निरीक्षण करने के बाद क्रिश कमरे में चला गया। वह तो बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि यहाँ कोई जाल तो नहीं बिछाया गया है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि पल भर में उसके शरीर पर रोशनी चमक उठी। उसे सच में यकीन नहीं था कि, लेकिन प्रकाश के तेज होने के बावजूद उसे विश्वास था कि उसने उसे देख लिया है। क्रिश एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर वह आगे बढ़ गया और कमरे में प्रवेश किया। नामहीन उसके पीछे पीछे चला, लेकिन कुछ ऐसा था जो चौंकाने वाली घटना घटी। टकराना। जैसे ही नामलेस अंदर जाने वाला था, लकड़ी का दरवाजा जो अभी खुला था उसे अचानक बंद कर दिया गया। ऐसा किसने किया, इसका पता लगाने के लिए दरअसल वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा अपने आप बंद हो गया हो। लेकिन जिस बल से दरवाजा बंद किया गया था, उसे देखते हुए ऐसा किसी के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि यह हवा के कारण हुआ, लेकिन वे उस समय भूमिगत थे जिससे ये संभव हो सका। हवा के लिए ऐसा करना असंभव है। जिस क्षण दरवाजा बंद होना शुरू हुआ, नामलेस ने, जाहिर है उसे इसका एहसास हो गया था। वह जल्दी से पीछे हट गया और मुश्किल से दरवाजा चकमा देकर निकल गया, उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार से। जहां तक क्रिश का प्रश्न है, जिस क्षण उसे यह एहसास हुआ कि दरवाजा खुला है, बंद होने के बाद वह अवाक रह गया। लेकिन फिर भी वह बेहद सतर्क था, उस क्षण किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार। बेशक उन्होंने सोचा कि इस बात की संभावना थी कि एक जाल बिछाया गया था, और पहला संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि नामलेस था। आखिरकार वही तो था जो उसे यहाँ लाया था। बस क्रिश के दिल में यह विश्वास था कि यह वास्तव में उसके माता पिता की प्रयोगशाला थी। आखिरकार यह उसके हाथ से ही बना था, स्कैन किया गया था, खून निकाला गया था और दरवाजा खोला गया था। और उस तंत्र को देखते हुए जिसका उपयोग निर्माण में किया गया था, उस दरवाजे का जिसे अनाम ने खोला था और जिसे उसने खोला था, वे पूरी तरह से अलग थे। वास्तव में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से दो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग थे। ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे से अलग होने अलग अलग समय। क्रिश ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि वह उसी स्थान पर बना रहा। कमरे का निरीक्षण करते समय वही स्थिति। कमरा अपने आप में इतना बड़ा नहीं था, केवल लगभग 10 वर्ग मीटर। केवल कैबिनेट और उसके ऊपर रखा कंप्यूटर ही मौजूद था इस कमरे में। कैबिनेट के सामने एक कुर्सी भी नहीं थी। खैर, ये तो अपेक्षित ही था, क्योंकि यह कोई डेस्क नहीं था। कई मिनट बीत गए और क्रिश को कोई आवाज सुनाई नहीं दी, दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही थी जहां नामलेस था। इसके अलावा अंदर कमरे में दरवाजा बंद करने के बाद कोई हलचल नहीं हुई थी। क्रिश के कमरे में प्रवेश करने के लगभग 5 मिनट बाद आखिरकार वह चलने लगा। वह अपने सामने रखे कंप्यूटर के पास गया। उसके सामने पहुंचने के बाद उसने उसे छुआ तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने इसका अवलोकन किया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि यह एक जाल। लेकिन कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि कंप्यूटर ऐसा लग रहा था पूरी तरह से साधारण। लेकिन यही कारण था कि वह अत्यंत सतर्क थे। वह दरवाजा बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन वह जोर से बंद हुआ था। हालांकि उसने इसे खोलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसका मानना था कि यह संभव नहीं हो सकता उसके लिए दरवाजा खोलने में सक्षम होना, उस बल को देखते हुए जिस पर उसे खोला गया था बंद हुआ।
इसके अतिरिक्त इतने अविश्वसनीय बल के साथ निकट आने के बावजूद दरवाज़ा बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से बरकरार था। क्रिश ने कुछ देर तक भौहें सिकुड़ी, फिर अंततः इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने कंप्यूटर को अपने साथ ले जाना शुरू किया। इसमें स्पष्टतः डेस्कटॉप, माउस और कीबोर्ड शामिल थे। कंप्यूटर काफ़ी देर तक हवा में लटका रहा, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ। तभी क्रिश को राहत मिली, लेकिन फिर भी वह कंप्यूटर को छूने की बिल्कुल भी योजना नहीं बना रहा था। टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करते हुए उसने पावर बटन दबाया डेस्कटॉप पर, और अगले ही पल मशीन सक्रिय होने लगी। अध्याय 387 क्या हुआ? कंप्यूटर का बूट होना सामान्य रूप से हुआ। कंप्यूटर क्या कर सकता है? बस यह ऐसा कुछ था जो केवल कंप्यूटर ही कर सकता था। कई साल पहले की बात है। वर्तमान कंप्यूटर पहले की तुलना में जल्दी चालू हो जाते थे। कंप्यूटर जो उस समय क्रिश के सामने था, इसमें लगभग 30 सेकंड लगे इससे पहले कि यह अंततः चालू हो, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए किसी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में जिस क्षण क्रिश ने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी, वह जब फ़ोन चालू हुआ तो उसे अंततः समझ में आया कि क्या हो रहा था। पता चला कि नेमलेस ने जो कहा था वह वास्तव में वही था। सच, उसके सामने रखे इस कंप्यूटर पर उसके माता पिता की एक विंडो प्रोफाइल थी। जब वह छोटा था तब उनके साथ था। यह एक तस्वीर थी जो उन्होंने तब ली थी जब वह अभी भी मिडिल स्कूल में था। अपनी भावनाओं को स्थिर करने के बाद क्रिश अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले की तरह सतर्क था। अब उसे विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में वह स्थान है जो उसके माता पिता छोड़ गए थे। ये निश्चित रूप से वह प्रयोगशाला थी जिसमें वह था दौरा करना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इस बात पर इतना आश्वस्त क्यों था, तो वह ये था कि सिर्फ फोटो की वजह से। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वहां कोई और भी था उसके माता पिता के अलावा जिसके पास ये फोटो थी। आखिरकार यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस फोटो को अपने पास रखता था। वह फोटो जो उसने अपने माता पिता के साथ उस समय ली थी जब वह माध्यमिक विद्यालय में। उनके माता पिता को यह तस्वीर बहुत प्रिय थी और उनका मानना था कि उनके लिए इसे किसी और को देना असंभव था। इसलिए जब तक कोई उनका फ़ोन हासिल कर लिया था, उसमें से यह फोटो लेने में कामयाब हो गए और इसे यहाँ रख दिया, तब किसी और के लिए इस प्रयोगशाला का मालिक होना असंभव था। बस उस समय क्रिश को कुछ भी पता नहीं था उसे क्या करना था। हाँ, उसके सामने एक कंप्यूटर था, लेकिन क्या उसे इसके साथ क्या करना चाहिए था? क्रिश ने पहले जो वीडियो हासिल किया था उसके बारे में सोचते हुए कहा, कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को खंगाला। उन्होंने पाया कि असल में पूरा कंप्यूटर उस फोटो के अलावा लगभग खाली था जिसका उपयोग किया जा रहा था, विंडो प्रोफाइल और एक अन्य वीडियो। वीडियो का आकार देखकर ही वह बता सकता था कि वीडियो इतना लंबा नहीं था। कम से कम ये निश्चित रूप से उतना लंबा नहीं था जितना कि वह वीडियो जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। इस बार अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसने माउस पर क्लिक किया और वीडियो चलाना शुरू कर दिया। तुरंत ही वीडियो ने स्क्रीन को कवर कर लिया कंप्यूटर। इस बार स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिखाई दिया वह कोई और नहीं था, उसकी माँ नहीं बल्कि उसके पिता थे। उसके पिता बिल्कुल क्रिश जैसे ही दिखते थे, याद रख सकता था। इससे वह बता सकता था कि यह वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड किया गया था जबकि इससे पहले वे मर चुके थे। उसके मध्यम लंबाई के काले बाल, भूरी आंखें और पतला शरीर था। उसकी थोड़ी साफ सुथरी थी और वह लैब कोट पहने हुए था। ये स्पष्ट था कि वह बहुत कुछ झेल चुका था, जो कि उनके भूरे मंदिरों द्वारा दर्शाया गया। वह काफ़ी युवा थे, ये देखते हुए कि जब दोनों उनमें से 10 की मृत्यु हो गई, क्रिश वयस्क भी नहीं था। कम से कम ये बात तो थी कि यह बात उसकी माँ से पता चल रही थी, जो उससे थोड़ी छोटी लग रही थी। चूंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप मध्य प्रांत में पहले ही आ चुके हैं। मध्य प्रांत में आपका आगमन प्रांत निश्चित रूप से इतना साधारण नहीं होने जा रहा है। सबसे पहले बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें शिकार बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि प्रयोगशाला का स्थान पता चलेगा या नहीं उस समय के दौरान जब आप मध्य प्रांत में पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। चूंकि आप यहाँ हैं, ये स्पष्ट है कि आपने वीडियो देखा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप और साथ ही परिवार मुख्य अपराधी, लेकिन निश्चित रूप से वे अकेले नहीं हैं, ये देखते हुए कि यह वह संगठन है जिसके लिए हमने तब काम किया था। इसी संगठन में हमारा शोध कार्य शुरू हुआ। बस किसी तरह ये संगठन ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप में शामिल हो गया। इसका तात्पर्य है कि वे दोनों सहयोग कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने साल बीत गए हैं जिस दिन मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। उस दिन से मैं एक बात पर यकीन करता हूँ, भले ही यह संगठन ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप में शामिल हो गया और उन्हें प्रदान किया गया आवश्यक धन के अभाव में वे वह सब हासिल नहीं कर पाते जो आपकी माँ और मैं कर पाए इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। इसके पीछे कारण यह है कि इस शोध के लिए
ये सिर्फ जेनेटिक क्षेत्र में चिकित्सा कौशल के बारे में नहीं है। इसके बजाय कुछ ऐसा है, इसमें अलौकिकता शामिल है। एक समय ऐसा था जब हम आपके साथ बाहर थे माँ, ये तो शोध शुरू करने से पहले की बात है। हम कुछ खोजने में कामयाब रहे। यह एक पत्थर था जो आधा टूटा हुआ था। वह पत्थर राजपुर शहर से ज्यादा दूर नहीं था, जंगल के भीतर वह पत्थर जो शहर के बाहर था। जब हम अपनी माँ के साथ पिकनिक, ऐसा लग रहा था कि पत्थर बहुत ऊंचाई से गिरा है, ये देखते हुए कि यह 1000 फीट 3000 मीटर से अधिक व्यास वाला गड्ढा बनाने में कामयाब रहा था। 3 मीटर। पत्थर के असामान्य दिखने का कारण बस इतना था कि क्योंकि यह नीले रंग का था, और ये देखते हुए कि यह आधे में टूटा हुआ था जबकि पत्थर का खोल नीला था अंदर, ये वास्तव में चांदी का था रंग। पत्थर उठाने के बाद मैंने उसे ध्यान से देखा। पत्थर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन ये भी उस बिंदु पर था जब मैं उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि पत्थर गिरने के बाद 2 टुकड़ों में टूट गया था। तूफान के किनारे टूटी रेखाओं को देखकर वह गायब था। मैं बता सकता था कि यह हाल ही में था कि उन्होंने पत्थर मारा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह दूसरा आधा हिस्सा कहाँ गया, मैं नहीं बता सकता। वैसे जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, वह पत्थर किसका हिस्सा है। यही कारण है कि हम आनुवंशिक क्षेत्र में इतनी सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। किसी व्यक्ति के लिए आनुवंशिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना कितना आसान है उस स्तर तक जहां हम सफल हुए। और अगर यह पत्थर हासिल करने से पहले की बात है तो वास्तव में हमारे पास इस तरह के शोध के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये तभी पता चला जब हमें पता चला कि किसी तरह उस पत्थर से निकला समाधान किसी प्रकार का कारण बन सकता है। जानवरों पर विकास के प्रभाव को देखते हुए हमने ये परियोजना शुरू की। खैर, उससे पहले हम उस पत्थर को अपने साथ वापस ले गए। बस इसके बारे में उत्सुक हूँ। चूंकि पत्थर का कोई स्रोत नहीं था आसपास के क्षेत्रों में, ये देखते हुए कि यह एक जंगल था, तो यह स्पष्ट था कि पत्थर आसमान से गिरा था। और आकाश से गिरने से इसका सीधा सा तात्पर्य यह था कि यह पत्थर संभवतः अंतरिक्ष से आया है। और यही कारण था कि मैं उत्सुक था इसके बारे में। हमने उस पत्थर को तोड़ने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन हम उन्हें एहसास हुआ कि यह असंभव था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि या तो वहां पहले से ही कुछ ऐसा जिसने पत्थर को कमजोर कर दिया था, जिससे वह टूटने लगा या तो गिर गया था, या फिर जानबूझकर तोड़ा गया था। फिर भी कई महीनों तक हमने पत्थर का एक टुकड़ा पाने की कोशिश की और अंततः हम इसमें सफल हो गए। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने उस क्षेत्र को पा लिया जो टूट गया था, और वहां कुछ छोटी छोटी दरारें थीं। हमने दरारों का फायदा उठाया और एक छोटा सा घर बना लिया पत्थर का टुकड़ा। मूल पत्थर के आकार के बारे में मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं, लेकिन उनके अर्थपूर्ण एक के लिए ये केवल एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का था। जहां तक उस छोटे से टुकड़े की बात है जो हम उससे प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, पत्थर का आकार छोटी उंगली के नाखून के आधे के बराबर था। हमने उस छोटे पत्थर को घोलने की कोशिश की और पाया कि यह वास्तव में इसे भंग नहीं किया जा सकता था। और ऐसा लग रहा था कि पूरा पत्थर नहीं घुल सकता था, घुल गया, लेकिन जब तक पत्थर का एक छोटा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, तब तक यह वास्तव में भंग किया जा सकता है। इसे घोलने के बाद हम एक चांदी जैसा रंग प्राप्त करने में कामयाब रहे। समाधान पत्थर के खोल पर जो नीला रंग था वह पूरी तरह से पत्थर के घुलने के समय गायब हो गया। ये समाधान की वह छोटी सी मात्रा थी जो केवल लगभग 10 मिलीलीटर जो हमने प्रारंभिक शोध में इस्तेमाल किया था। ये कुछ ऐसा है जो हम जिस संस्था के लिए काम कर रहे थे उसकी जानकारी के बिना हम ऐसा कर रहे थे। प्रारंभिक परीक्षणों में हमने सफ़ेद माउस का इस्तेमाल किया। ये स्पष्ट नहीं था कि कितनी मात्रा में खुराक दी जानी थी, और इसलिए हम इन तरल पदार्थ का बहुत कम मात्रा में उपयोग करना शुरू कर दिया। ये बस इतना ही था कि पहले प्रयास में जिस क्षण जब उन्होंने सफ़ेद चूहे को घोल इंजेक्ट किया तो वह वहीं मर गया। जब हमने उसका निरीक्षण किया तो पाया कि उसका हृदय तुरंत काम करना बंद कर चुका था। जैसे ही हमने घोल डाला, हमने फिर से घोल की थोड़ी मात्रा ली और उसे पतला कर दिया। भी यह पतला घोल चूहे पर काम कर सकता था। बस इतना ही कि चूहे को घोल का इंजेक्शन दिए जाने के बाद ये केवल चलेगा लगभग 30 मिनट तक, उसके बाद वह भी मर गया। और अवलोकन के बाद हमें एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि कुछ चूहे में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा चूहा ही बदल गया हो, किसी और चीज़ में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसकी शक्ति समाधान माउस द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सका। तो एकमात्र समाधान स्पष्ट रूप से समाधान को पतला करना था आगे। और यही हमने किया। अध्याय 388 पत्थर घोल को कई बार पतला करने के बाद ये केवल कि हम अंततः एक सफ़ेद चूहे को पाने में सफल रहे जिसे इंजेक्शन दिया गया था जीवित रहने का समाधान। पहले तो ये पूरी तरह से कमज़ोर लग रहा था, जल्द ही मरने वाला है। लेकिन देखिए 2 दिन बाद चीज़ें पूरी तरह से कैसे बदल गया। चूहा जो मरने ही वाला था अचानक मर गया, अत्यंत सक्रिय।
जिस पिंजरे में वह था वह अब उसे नहीं रख सकता था, ये देखते हुए कि चूहे ने पिंजरे की दीवार को खाना शुरू कर दिया। बस कुछ ही देर में ये काटने में कामयाब रहा था, पिंजरे से बाहर निकल आया। ये कुछ ऐसा था जिससे अंदर ही अंदर हलचल मच गई प्रयोगशाला। खैर, यह इतना हंगामा नहीं था, ये देखते हुए कि प्रयोगशाला में सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ ही मौजूद थे, कम से कम उस समय तो ऐसा ही था। फिर भी ये हंगामा कैमरे में कैद हो गया। इसने तुरंत प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और इसलिए वे आए और उन्हें एहसास हुआ कि हम किसी प्रकार का कार्य कर रहे थे, शोध। जब उन्होंने उस तरल पदार्थ के स्रोत के बारे में पूछा जिसका हम उपयोग कर रहे थे अनुसंधान, हमने बस एक कहानी बनाई है कि हम केवल एक छोटा सा खोजने में कामयाब रहे पत्थर का टुकड़ा जिसका हमने उपयोग किया। ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसने अधिकारियों को चिंतित कर दिया। प्रयोगशाला को संदेह है कि आखिरकार उनका मानना था कि वहां एक था संभावना है कि वहां इससे भी बड़ा पत्थर हो, लेकिन ये देखते हुए कि उस समय कोई परिणाम नहीं आया, उन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमें इसे जारी रखने की अनुमति दी गई, अपना अनुसंधान जारी रखते हुए। बस कुछ समय बाद जब शोध शुरू हुआ, अच्छी प्रगति के बाद वे चाहते थे कि हम मानव परीक्षण शुरू करें, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिस पर हम सहमत नहीं हो सके। इसके अलावा वे हमें पर्याप्त धनराशि नहीं दे रहे थे परियोजना को जारी रखने के लिए। हमें अधिक महंगे उपकरणों की आवश्यकता थी, लेकिन किसी तरह संगठन इतनी कीमत वहन नहीं कर सकता था। इसलिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन जो मौजूद था उसका ही उपयोग करना था। खैर, असल में ऐसा नहीं था कि संगठन इसे वहन नहीं कर सकता था, ये सिर्फ इतना था कि उन्होंने सोचा था कि वहां था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी कि अगर हमें वे उपकरण चाहिए, हमें मानव परीक्षण शुरू करने होंगे। जैसी कि उम्मीद थी, हम ऐसा नहीं कर सके। हम बस आगे बढ़कर लोगों को कुछ इंजेक्शन देकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तरल पदार्थ की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात है जो आपकी माँ ने आपको नहीं बताई होगी। बात बस इतनी है कि जब हम इस प्रयोगशाला में थे तब हम एक और छोटा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब रहे, जिससे हमें एक और समाधान मिल गया। जब हम इस प्रयोगशाला में थे तो हमने यही प्रयोग किया था, और यहाँ तक कि सरकार के साथ। लालच एक ऐसी चीज है जो हर जगह मौजूद है। सरकार, भले ही हम अभी तक ये साबित करने में कामयाब नहीं हुए थे कि समाधान मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होगा, सरकार के कुछ लोग वे चाहते थे कि हम मानव परीक्षण शुरू करें, लेकिन उनमें से कुछ विरोधाभासी थे, जिससे आंतरिक विवाद पैदा हो गया। इस परियोजना के प्रभारी सरकारी अधिकारियों के बीच लड़ाई। हमारे लिए जाहिर है हम भी इसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में चीजें हाथ से निकल गईं, ये देखते हुए कि कुछ बिंदु पर ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप और वह संगठन जो हम थे के लिए काम कर रहे लोगों ने वास्तव में हाथ मिला लिया था। मैंने सुना है कि दोनों के बीच किसी प्रकार का रिश्ता था, संगठन का मालिक और ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप का नेता। लेकिन ये देखते हुए कि हमने उसी सीमा के भीतर अनुसंधान किया था, संगठन पहले तो शोध वापस लेना चाहता था। ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप से उन्हें जो समर्थन प्राप्त था उससे ये स्पष्ट था कि सरकार बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकती। तो बेशक वे एक दूसरे के साथ संवाद करने लगे, इससे पहले कि वे अंततः एक समझौते पर आ सकें। दोनों ने देखा कि यह परिवर्तन लाने का एक बड़ा अवसर था। सरकार स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सौंप सकती थी। ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के लिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। ये भाड़े का समूह था, जाहिर है सरकार के खिलाफ। अगर ये परियोजना किसी तरह सफल हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि इस भाड़े के समूह की शक्ति बढ़ जाएगी, एक बहुत बड़ा अंतर। उनके लिए अचानक निर्णय पलट देना असंभव नहीं था, सरकार और इस देश पर शासन। इसलिए जाहिर है वे अनुमति नहीं दे सकते थे ऐसा कुछ घटित होना। जहां तक भाड़े के सैनिकों की बात है तो वे स्पष्टतः ये चाहते थे। आखिरकार वे समझ गए कि अगर किसी तरह ये परियोजना काम करती है और इससे सैनिकों की शक्ति में सुधार हुआ तो वे स्पष्ट रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे, इस देश के भीतर कोई भी गतिविधि चलाना। यहाँ तक कि यह भी संभावना थी कि उन्हें मिटा भी दिया जाए, इस देश द्वारा किया गया अपमान। आखिरकार उन्होंने इस देश को जो नुकसान पहुंचाया है ये काफी बड़ा मामला है, जिसे सरकार स्पष्ट रूप से नजरअंदाज नहीं करेगी। इस संघर्ष के कारण कई लड़ाइयां हुई और यह देखते हुए कि हम तूफान के केंद्र में थे, ये स्पष्ट था कि हम भी प्रभावित होंगे। चूंकि ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप को एहसास हो गया था कि वे ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों को उनके साथ शामिल कर लें और उनके लिए परियोजना को पूरा करें, वह हमें खत्म करने का फैसला किया। उनका मानना था कि मौजूदा सत्ता के साथ वे कम से कम ये देश उन्हें खत्म करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अगर चीजें बदल गईं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। खैर, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के कारण हम समाप्त हो गए। कुछ लोगों द्वारा बेचा जा रहा है जो लाभ प्राप्त करने का इरादा रखते थे इस लड़ाई में कुछ, लेकिन चिंता मत करो, उन्हें स्थान के बारे में पता नहीं था इस प्रयोगशाला में।
और इसलिए आपकी माँ और मैंने फैसला किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे, बाकी पत्थर आपके लिए। हमें नहीं पता कि आप ऐसा कर पाएंगे या नहीं, इसका उपयोग करने का तरीका खोजें, लेकिन वैसे भी ये हमारे भीतर उत्परिवर्ती का वास्तविक स्रोत है, ये दुनिया। उस समय उनमें उत्परिवर्तन के लक्षण दिखने शुरू ही हुए थे, कम से कम उस समय के दौरान जब तक हम जीवित थे। ठीक है, जब तक मैंने रिकॉर्ड किया इस वीडियो में उन्होंने अपनी क्षमता का अधिक प्रदर्शन नहीं किया। उनमें योग्यता तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि वे ऐसा कर सकें। युद्ध में इस्तेमाल किया जाना था, इसका इस्तेमाल केवल कुछ छोटी चीज़ों के लिए किया जा सकता था, जिससे क्षमता। यह आखिरी बार है जब तुम मुझसे सुनोगे, जब तक कि आप इस वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे। वैसे भी शुभकामनाएं। ये बहुत बुरा है कि हमने आपको उस समय के दौरान पर्याप्त समय नहीं दिया जब हम जीवित थे। बात बस इतनी सी थी कि हम अपने काम में थोड़े व्यस्त थे करियर कि हम तुम्हें भूल ही गए। हाँ, हम तुम्हें कुछ समय देने में कामयाब रहे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। आप इससे ज्यादा के हकदार थे। अलविदा, और सुनिश्चित करें कि आप अपना ख्याल रखें और यथासंभव प्रयास करें उन दो ताकतों, भाड़े के समूह और परिवार से बचने के लिए जितना संभव हो सके। इसमें साथी परिवार भी शामिल है। यदि आप रहस्यों को जानने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं उस पत्थर से, बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम खुद को छिपा लो। मुझे विश्वास है कि तुमने, यदि आप वास्तव में इस स्थान पर पहुंच गए हैं, तो ऐसा करने की क्षमता आपके पास है। और इस तरह वीडियो खत्म हो गया। क्रिश कुछ देर चुप रहा। काफी देर तक वह जो कुछ सुना था उस पर सोचता रहा। ये बहुत सारी जानकारी थी और बहुत सी बातें जो उसने सुनी थी, उनमें से कुछ पहले ही बताई जा चुकी थीं। उन्होंने अपनी माँ द्वारा छोड़े गए वीडियो के माध्यम से उन्हें ये संदेश दिया। ये वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। ये वे दो ताकतें थीं जो इसमें ब्लैक मर्सेनरी ग्रुप और साथी परिवार शामिल थे। उन्हें समाप्त किया जाना था क्योंकि वे मौत में शामिल थे अपने माता पिता की। काफी देर तक अपने मन को शांत रखने के बाद क्रिश अंततः उसने उस कैबिनेट को देखा जिस पर कंप्यूटर लगा हुआ था। वह आगे बढ़ा और खुला। एकमात्र दराज जो वहां मौजूद थी वह काफी बड़ी थी। दराज के अंदर उसने पाया कि वहां और कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा पत्थर। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पिता ने बताया था वीडियो की शुरुआत के दौरान। इसका रंग नीला था, कम से कम इसकी कोटिंग तो थी, और अंदर से यह नीला था, चांदी जैसा रंग था। क्रिश ने वजन महसूस करते हुए उसे उठाया। यह ऐसा नहीं था भारी, लगभग 2 किलोग्राम वजन। क्रिश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन से उपकरण प्रयोग किए गए हैं। उसके माता पिता ने उसे पत्थर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे यकीन था कि वह ऐसा कर सकता है। एक बार कोशिश करके देखो और देखो कि क्या यह संभव है कि वह इस पत्थर को तोड़ सके। उसकी वर्तमान ताकत, उसके लिए ऐसा करना संभव था। आखिरकार उसने ऐसा नहीं किया। उनका मानना है कि उनके माता पिता ने प्रयोगशाला के बाहर किसी उपकरण का इस्तेमाल किया था। मामला यह था कि यह स्पष्ट था कि यहाँ कोई उपकरण नहीं था जो उसकी वर्तमान पकड़ शक्ति के साथ तुलना करें। शायद यही कारण था कि वे सफल नहीं हो सके। पत्थर को तोड़ो, और शायद वे सतर्क थे इस तरह से कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसे तोड़ने के लिए भारी मशीनों का उपयोग करने का प्रयास करें। किसी भी हालत में यदि वह फिलहाल इसे नहीं तोड़ सका, फिर वह बस अधिक शारीरिक वृद्धि वाली गोलियां प्राप्त करने का तरीका खोज सकता था। तब वह अधिक शक्तिशाली हो सकेगा और वह निश्चित रूप से सक्षम हो सकेगा इस पत्थर को कुचलना। लेकिन जैसे ही वह अपनी ताकत लगाने वाला था ये देखने के लिए कि क्या वह पत्थर को कुचल सकता है, उसे अचानक सिस्टम से एक संकेत मिला। इससे वह हैरान रह गया। अध्याय 389 सिस्टम की उत्पत्ति प्रणाली के उन्नयन के लिए शर्तें पूरी कर ली गई हैं। क्या होस्ट चाहेगा कि सिस्टम अपग्रेड हो? सिस्टम द्वारा अपग्रेड। क्रिश को यह बात स्पष्ट रूप से याद है, कुछ समय पहले सिस्टम ने उन्हें बताया था कि ऐसी संभावना है कि उन्नत करना। खैर, ऐसा नहीं था कि सिस्टम ने उसे सीधे तौर पर बताया था। बस इतना ही था कि उसने उससे कहा था कि जब तक सिस्टम द्वारा कोई अपग्रेड नहीं किया जाता, यह उस स्तर पर नहीं होगा जिसे सर्वोच्च माना जा सके। लेकिन जिस बात ने क्रिश को आश्चर्यचकित किया वह स्पष्ट रूप से था। तथ्य यह है कि सिस्टम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्नयन के लिए शर्तें पूरी हो चुकी हैं। तो वे शर्तें क्या थीं? ये देखते हुए कि सिस्टम पहले से ही क्रिश से जुड़ा हुआ था, बेशक ये बता सकता था कि वह किस बारे में सोच रहा था। ये सिर्फ इतना था कि अधिकांश समय क्रिश को स्वयं ही प्रश्न पूछने पड़ते थे, भले ही सिस्टम को पहले से ही पता था कि वह किस बारे में सोच रहा था। इस बार हालांकि सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया क्रिश की शंकाएं। मेजबान के पास जो वर्तमान ज्ञान है उसके अनुसार यह अब तक होस्ट को यह स्पष्ट हो चुका होगा कि यह सिस्टम इस दुनिया से बाहर से आया है, लेकिन यह अभी भी इस दुनिया के भीतर से। यह प्रणाली एक ऐसी सभ्यता द्वारा बनाई गई थी। गो इस ग्रह पर मनुष्यों की सहायता के लिए यह प्रणाली बनाई गई थी, उस सभ्यता में, उनके विकास में। बस ऐसा ही हुआ। एक ब्लैक होल दिखाई दिया अचानक से। इसने उस सभ्यता को नष्ट करना शुरू कर दिया।
उन्नत तकनीक के बावजूद इस सभ्यता के पास जो तकनीक थी वह उसे करने में सक्षम नहीं थी ब्लैक होल जैसी किसी चीज का प्रतिरोध करना जो सामने आई थी। हाँ, सामान्य परिस्थितियों में वे वास्तव में इससे निपट सकते हैं छोटे ब्लैक होल। बस इतना था कि जो ब्लैक होल दिखाई दिया था वह था बिल्कुल अलग। इस ब्लैक होल में वाक्य का कोई रूप प्रतीत होता था और इसलिए यह उन सभी तरीकों से बचने में सक्षम था जिनका उपयोग किया जा रहा था हालत से समझौता करो। सभ्यता की इन समस्याओं से निपटने में विफलता के परिणाम स्वरूप ब्लैक होल के कारण सभ्यता का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। बहुत से लोग ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए गए तथा पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये सभ्यता के लिए काफी भाग्यशाली था कि अन्य यह समझ में नहीं आता कि अचानक ब्लैक होल कैसे बच गया, गायब हो गया, जिसके कारण उस सभ्यता के सदस्य जो कामयाब रहे थे आपदा से बचने के लिए उस समय तक जीवित रहना होगा। लेकिन उनके लिए आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से असंभव था। जिस तरह से वे पहले जीवित रहते थे उस विनाश को देखते हुए सभ्यता के साथ जो कुछ हुआ था उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। हाँ, यह एक उन्नत सभ्यता थी लेकिन वह बस ब्लैक होल के प्रकट होने से पहले। ब्लैक होल के प्रकट होने के साथ और जो विनाश हुआ उसमें से अधिकांश प्रौद्योगिकी का स्वामित्व सभ्यता लुप्त हो गई। कई क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ मर गए, पीछे छोड़ गए एक खालीपन जिसे भरना लगभग असंभव था। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिरकार यह एक श्रेष्ठ सभ्यता थी जो इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। यह सच था, इसने स्पष्ट रूप से कई अन्य सभ्यताओं को नाराज किया था। हो सकता है कि वे सक्रिय रूप से दूसरे की तलाश नहीं कर रहे हों, सभ्यताएं थीं और उनका इरादा सह अस्तित्व का था, लेकिन यह स्पष्ट यह अन्य सभ्यताओं पर लागू नहीं होता। ये कुछ ऐसा था जो स्पष्ट रूप से युद्ध का कारण बनेगा विभिन्न सभ्यताओं के बीच, और उस शक्ति के कारण जो उनके पास थी यह सभ्यता अन्य सभ्यताओं के आक्रमणों को रोकने में सक्षम थी। सभ्यताएं, जैसा कि लड़ाई से अपेक्षित है, प्राणी स्पष्ट रूप से मरेंगे। इसलिए बेशक मरने वाले कुछ लोग स्पष्ट रूप से नेताओं के थे जिन सभ्यताओं ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके कारण द्वेष पैदा हुआ जिसे छुपाया नहीं जा सका। इस मामले का समाधान हो गया। कौन सही था और कौन गलत, इसका समाधान नहीं हो सका। कुछ ऐसा जिसके बारे में वे वैसे भी सोचते थे। कारण एक तरफ ब्लैक होल के बाद इसके सदस्य सभ्यता को समझ में आ गया कि वे दूसरे द्वारा नष्ट किए जाने वाले हैं सभ्यताओं। ये केवल अन्य सभ्यताओं को अपमानित करने के कारण नहीं था, अपने सदस्यों को मारना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे अन्य सभ्यताएं भी ऐसा करना चाहती थीं। इस सभ्यता के पास जो उच्च तकनीक थी उसे प्राप्त करें। और तब इस सभ्यता ने एक निर्णय लिया, उन दुष्ट सभ्यताओं को आक्रमण करने की अनुमति देने के बजाय जो पहले उन पर आक्रमण करना चाहती थीं। शेष बची हुई तकनीक को हासिल करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि यह बेहतर होगा उन्हें दूर भेजने के लिए। लेकिन इतना कुछ बचा नहीं था। फिर भी जबकि सभ्यता के भीतर यह उतना नहीं था, लेकिन अगर ऐसा था अन्य सभ्यताओं द्वारा प्राप्त की गई, वे अविश्वसनीय रूप से प्रगति करने में सक्षम होंगे। और उस स्थिति में वे स्पष्ट रूप से जीतने की कोशिश करेंगे कई अन्य सभ्यताएं जो युद्धों और मौतों का कारण बनेंगी हर जगह। ये कुछ ऐसा था जो इस सभ्यता के अवशेषों में नहीं था चाहना। इस प्रकार ये निर्णय लिया गया कि शेष टुकड़े उनके पास जो तकनीक है उसे जारी कर दिया जाएगा। उन्हें भेजा जाएगा ब्रह्मांड के अन्य माता पिता, ताकि उन्हें प्राप्त किया जा सके अन्य माता पिता में सभ्यताएं। इस तरह भले ही किसी तरह वे सभ्यताएं जो थीं उन पर नजर रखने से कुछ तकनीक प्राप्त करने में कामयाब रहे या मेरे द्वारा सुधार करने में कामयाब रहे, स्वयं को बचाने से अन्य सभ्यताओं को कम से कम कुछ तो हासिल होता। इससे वे उन सभ्यताओं का प्रतिरोध करने में सक्षम हो सकेंगे। जैसा कि मेजबान पहले से ही अनुमान लगा सकता है, ये प्रणाली का हिस्सा था ब्रह्मांड में जारी की गई तकनीक। लेकिन निश्चित रूप से ये प्रणाली केवल एक चिप के रूप में, डेटा के रूप में। जैसे जैसे ये प्रणाली ब्रह्मांड में यात्रा कर रही थी, इसका सामना हुआ बहुत सी बातें। ये कुछ ऐसा था जो हुआ जिससे सिस्टम को बढ़ावा मिला, पत्थर में जम गया। ऐसा कई धूल कणों के इकट्ठा होने के बाद हुआ और अंतरिक्ष में संपीड़न के कारण उन्होंने एक पत्थर का निर्माण किया जो वर्तमान में मेजबान पत्थर कुचला। इस दुनिया में पत्थर की ओर अग्रसर बस इतना हुआ कि पत्थर टूटने के बाद चिप भी टूट गई। इसके परिणामस्वरूप चिप में संग्रहीत जानकारी का केवल एक भाग ही बन पाया। वर्तमान प्रणाली, उस समय पत्थर प्रकट होने के बाद एक जानवर ने उसे निगल लिया था, कम से कम इसका आधा हिस्सा। फिर इस जानवर को उसके शिकारी ने खा लिया। इससे पहले शिकारी को शिकारियों ने मार डाला, लेकिन उन शिकारियों को उस समय पकड़ लिया गया, वे शिकारी को ले जा रहे थे। तभी पता चला कि शिकारी का शव शिकारी को उन शिकारियों से बचा लिया गया। लेकिन ये देखते हुए कि शिकारी पहले ही मर चुका था, शिकारी का मांस लिया गया और उसे आवारा कुत्तों को खिला दिया गया। बस इतना ही हुआ, शिकारी के मांस में पहले से ही परिवर्तन होना शुरू हो गया था, उन तत्वों के कारण जो उस पत्थर के भीतर कुछ था जिसमें वह चिप समाहित थी जब वह उतरा इस दुनिया के भीतर।
आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के बाद और ये देखते हुए कि मांस जल्दी से तैयार किया गया था, कुत्तों में से एक ने चिप को निगलने में कामयाब रहा, जो एक वयस्क की छोटी उंगली के आधे आकार के बराबर था, जो अंदर समाहित था मांस। जहां तक उस पत्थर का सवाल है जो चिप था, उसका क्या हुआ इसमें निहित? शिकारी द्वारा खाए जाने के बाद ये घुल गया। यह विघटित हो गया था कि शिकारी ने उत्परिवर्तन शुरू कर दिया। लेकिन शिकारी को आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था खाया गया, यानी इसे मार दिया गया। अन्यथा ये वैसे भी मर जाता। ये देखते हुए वह पत्थर की शक्ति को संभाल नहीं सका। फिर आवारा कुत्ते ने भी उत्परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इतना था कि उत्परिवर्तन शुरू होने के कुछ समय बाद ही इसका सामना मेजबान से हुआ। उस क्षण होस्ट एक अनिश्चित स्थिति में था और सिस्टम अभी अभी सक्रिय हुआ था। कुत्ते के शरीर के भीतर होना। सिस्टम ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कुत्ते को आगे जाने दिया और उस मेजबान को काट लिया जो मरने के कगार पर था। ये तब था जब सिस्टम काटने के दौरान मेजबान को स्थानांतरित कर दिया गया और काटने का स्थान था स्पष्टतः उस क्षेत्र में जो घायल था। डेटा के रूप में सिस्टम होस्ट तक पहुंचने में सक्षम था। रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हुआ जिससे यह मस्तिष्क तक पहुंच गया जहां यह प्रकट हुआ। ये देखते हुए कि यह प्रणाली सक्षम करने के लिए बनाई गई थी, उस सभ्यता में बच्चों को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। युद्ध के बजाय ये सभी प्रकार के कौशल पर केंद्रित था। ये सिर्फ इतना था कि वह व्यक्ति जो तकनीक का उपयोग कर रहा था वे केवल एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे जब तक कि वे उसमें महारत हासिल नहीं कर लेते, उसके बाद ही किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। यही कारण था कि सिस्टम ने पहले ही अधिग्रहण कर लिया था। एम्पायर पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। इस दुनिया के बारे में जानकारी तब से है जब से यह पहली बार पृथ्वी पर आई थी। इस दुनिया ने मेजबान के पेशे पर फैसला किया। सबसे हाल के बारे में मेजबान के बारे में जानकारी। इसके बाद क्या हुआ यह मेजबान को पहले से ही पता है, यह मानते हुए कि होस्ट को सिस्टम की उपस्थिति के बारे में पहले से ही पता है। इस दिन क्रिश ये कहानी सुनकर चुप हो गया। सिस्टम द्वारा सुनाई गई। ये पहली बार था जब सिस्टम ने उसे बताया था इसकी उत्पत्ति के बारे में। बस बात यह थी कि कृष्ण ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि सिस्टम जिसे वह इतना अधिक शक्तिशाली समझता था, वास्तव में वह कुछ ऐसा था जो एक सभ्यता द्वारा निर्मित। इसके अतिरिक्त इसे शीर्ष स्तर का भी नहीं माना गया। सभ्यता के भीतर प्रौद्योगिकी क्या थी? बस क्या सर्वोच्च माना जाता था? उस सभ्यता में प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था? कृष्ण के मन में अनेक प्रश्न उठे। एक और प्रश्न उठा, सिस्टम से संकेत प्रकट हुआ। ये देखते हुए कि सिस्टम का दूसरा आधा हिस्सा पाया गया कि सिस्टम दूसरे भाग के साथ विलय कर सकता है जिससे अपग्रेड हो सकता है। सिस्टम को पूरी तरह से संचालित करने की अनुमति देना। क्या होस्ट सिस्टम को पूरी तरह से संचालित करना पसंद करेगा? एक अपग्रेड। अध्याय 390 गुणात्मक उन्नयन। सिस्टम की बात सुनकर कृष कुछ देर के लिए चुप हो गया। ये स्पष्ट था कि वर्तमान में सिस्टम इसके साथ जुड़ना चाहता था। गायब भाग को ढूंढने से सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये दूसरी बार होने जा रहा था कि सिस्टम अपग्रेड होने जा रहा है। पहले कृष को इस बारे में निश्चित नहीं था। सिस्टम में पहले भी कई अपग्रेड हुए होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप चीज़ों को बदलना चाहेंगे? किसी भी मामले में वह उस परिवर्तन के बारे में काफ़ी उत्सुक था। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत सहमति दे दी गई, जिससे सिस्टम को अपग्रेड जारी रखने की अनुमति मिल गई। सिस्टम अपग्रेड का काम चल रहा है। अपग्रेड में 2 दिन लगेंगे, पूरा करने में 10 घंटे लगेंगे। यही वह संकेत था जो कृष को मिला, बस एक क्षण इससे पहले कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर अचानक टूटकर गिर पड़े। ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, लेकिन कम से कम वे इतने छोटे नहीं थे, लेकिन वे उसके हाथों से गिर सकते थे। और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जल्दी से कृष पत्थर के सभी टुकड़ों को पकड़ने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वे गिरें जमीन पर। इस समय कृष को न केवल इस बात का मूल समझ में आया कि सिस्टम, लेकिन यहाँ तक कि वह पत्थर भी जो उसने वर्तमान में पकड़ रखा था, ये स्पष्ट रूप से एक था बाह्य अंतरिक्ष से विभिन्न रसायनों और तत्वों का मिश्रण। यह अच्छी बात थी कि यह मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं था, कम से कम अगर कम मात्रा में लिया जाए। लेकिन फिर भी कृष को यह तथ्य याद था कि एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। हालांकि कई लोगों ने उस प्रयोग में शामिल होने का फैसला किया था जो किया जा रहा था उसके माता पिता द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद उनमें से केवल कुछ ही जीवित बच पाए थे। कृष को वास्तव में उन मानदंडों के बारे में निश्चित नहीं था जो निर्धारित किए जा रहे थे, जिसके बाद सफल उत्परिवर्तन हुआ। अगर उसे इसके बारे में पता होता, वह इसे जीवन पर इस्तेमाल करेगा ताकि वह इसकी गारंटी दे सके कि यदि जीवन इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो वह जीवित बच सकेगा। तभी कृष को अचानक कुछ ख्याल आया, ऐसी विधि के उपयोग की संभावना जो जीवन की सफलता दर में सुधार कर सके और उपयोगोन्नत छूट कार्ड। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो क्या इसकी कोई संभावना थी? उसे कुछ बेहतर मिलने की उम्मीद है। आखिरकार वर्तमान में छूट कार्ड नहीं था, यह केवल पैसे पर ही लागू होगा।
लेकिन इसके बजाय इसका उपयोग अन्य पर भी किया जा सकता है, साथ ही जब तक ये निवेश या आय थी। लेकिन अचानक कृष को कुछ ख्याल आया। क्या ये संभव है? क्या ये सच है कि जो पत्थर उसके पास इस समय है उसे आय माना जाए? आखिरकार आय का मतलब केवल यह नहीं था कि उसे सक्रिय रूप से नौकरी करनी होगी ताकि उसे भुगतान किया जा सके। इसके बजाय आय का तात्पर्य किसी ऐसी चीज से भी हो सकता है जो कुछ और करके कमाया। यहाँ आकर वह कुछ पाने में कामयाब हो गया था जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। कृष को लगा कि ये इसे भी आय के रूप में माना जाना चाहिए। सिस्टम, क्या मैं इस पत्थर पर छूट कार्ड का उपयोग कर सकता हूँ? कृष अचानक पूछा। यह एक पागलपन भरा विचार था जो उसे सूझा। इसका मूल पत्थर की जांच पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पत्थर में मौजूद घटक यह समझाना संभव नहीं था क्योंकि वे इस दायरे में नहीं पाए जा सकते थे। दुनिया, इसी कारण से उसके माता पिता उसका पालन पोषण नहीं कर पाए थे। उत्परिवर्तन में 100% सफलता दर सुनिश्चित करने की विधि खोजने के लिए जब बात आई पत्थर को घोलने से बने घोल का उपयोग, सफलता की दर को मापा नहीं जा सका। कम से कम ये तो नहीं था। सटीक आंकड़े प्राप्त करना काफी कठिन है। यहाँ तक कि जो आंकड़े दिए गए थे वे सफलताओं और असफलताओं की संख्या के आधार पर सिर्फ अनुमान थे। पिछले कुछ वर्षों में कृष का मानना था कि उसके माता पिता पहले ही ऐसा कर चुके थे। उन लोगों के बारे में जांच की गई जो मरने के बाद भी जीवित रहने में कामयाब रहे थे। घोल का इंजेक्शन लगाया गया। उन्होंने निश्चित रूप से यह जानने की कोशिश की होगी कि क्या अनोखा था, या इस समूह के लोगों में जो बच गए थे उनमें यह आम बात थी। लेकिन ये देखते हुए कि इसमें सफलता मिली या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कृष का मानना था कैसी संभावना थी कि उन्हें यह पता नहीं चला कि वास्तव में इस घटना को क्या अलग बनाता है जिन समूह। इस बार हालांकि सिस्टम वर्तमान में चालू था, अपग्रेड के दौरान ये पहले अपग्रेड के दौरान की तरह ऑफलाइन नहीं हुआ। इसके बजाय यह अपग्रेड के समय भी कार्य करने में सक्षम था। मेजबान सही कह रहे हैं, पत्थर को आय माना जा सकता है, ये देखते हुए कि यह एक प्रकार का उपहार है जो मेजबान को अपने से प्राप्त हुआ है, दिवंगत माता पिता। सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त करने पर कृष ने अंततः एक गहरी सांस ली। यह एक कठिन निर्णय लेने जा रहा था। हाँ, वहाँ बहुत कुछ था। इस पत्थर के इर्द गिर्द कोई रहस्य नहीं था, लेकिन कृष इस पर दांव लगाने को तैयार था। ऐसी संभावना थी कि उसे जो मिलने वाला था वह अगला कुछ ऐसा था जो उसके लिए पूरी तरह से बेकार था, लेकिन कृष था वह जोखिम उठाने को तैयार है। वर्तमान स्थिति में वह जिस स्थिति में है और विचार कर रहा है क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही म्यूटेंटों का एक समूह मौजूद था, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अगर यह वास्तव में काम करता है और उसने कुछ हासिल किया जो कि जा रहा था उसकी मदद करना, तो ये कुछ ऐसा होगा जो रोमांचक होगा। वह होगा म्यूटेंट के उस समूह से काफी आसानी से निपटने में सक्षम होगा, और शायद वह यहाँ तक कि शहर के भीतर उत्परिवर्ती लोगों का पता लगाने से बचने में भी सक्षम है। हाँ, वह पहले से ही विश्वास करता था कि उत्परिवर्ती देखने जा रहे थे, उसके लिए ये जल्दी ही संभव था, लेकिन फिर भी ये बेहतर था कि वह कुछ समय के लिए उनसे बच सके। वह अभी भी खुद को स्थिर नहीं कर पाया था, और ये देखते हुए कि उसने अभी अभी पाया था प्रयोगशाला का स्थान, ये बेहतर होगा यदि वह इससे बच सके अनावश्यक परेशानियां। कृष की जेब में रिबेट कार्ड था, तो उसने उसे बाहर निकाला और उसे घूरने लगा। ये वैसा ही था जैसा अपग्रेड होने के बाद था। ये वैसा ही था, सादा और नीले रंग का। कृष ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि ये एक बड़ा फैसला था जो वह लेने जा रहे थे, लेकिन पहले से ही फैसला ले चुके उसने तुरंत ही रिबेट कार्ड का उपयोग करने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, एक संकेत आया। सिस्टम उसके सामने प्रकट हुआ। क्या आप 1000 गुना छूट कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? पत्थर। ये सुनकर कृष ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। ऐसा लग रहा था कि उस पत्थर का कोई नाम नहीं था जो उसके पास था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका गठन तब हुआ था जब सिस्टम अस्तित्व में था। यात्रा। शायद इसे किसी भी रूप में मान्यता नहीं मिली थी, सभ्यता, जिसके कारण पत्थर का कोई नाम नहीं है। फिर भी कृष तुरंत सहमत हो गए और स्वीकार किया कि कार्ड का उपयोग पत्थर पर किया जाना चाहिए। जिस क्षण कृष ने स्वीकार किया, उसके हाथ में नीला कार्ड था अचानक चमकी और उसके हाथ से गायब हो गई। अगले ही पल एक नीली रोशनी चमकी। अचानक उसने पत्थर को अपने दूसरे हाथ में ले लिया। जैसे ही कृष आश्चर्यचकित हुआ, सिस्टम से एक और संकेत आया उसकी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। क्या आप चाहते हैं कि पत्थर की गुणवत्ता में सुधार हो या मात्रा? बिना किसी संदेह के कृष ने तुरंत गुणवत्ता का चयन किया। उस समय पत्थर की मात्रा में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार पत्थर के इर्द गिर्द का रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त इस बात की भी काफी संभावना थी कि इस पत्थर की गुणवत्ता में सुधार करने से यह अधिक कुशल होगा। मूल पत्थरों की तुलना में 100 पत्थर हैं। जिस क्षण कृष ने चयन किया, उसके हाथ में मौजूद पत्थर, दूसरा हाथ जो इस समय नीली रोशनी से घिरा हुआ था, हवा में ऊपर उठ गया।
यह एक ऐसी घटना थी जिसका अनुभव क्रिश पहले भी 2 बार कर चुका था, अब तक कई बार। ये तब की बात है जब वह प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड का उपयोग कर रहा था, और उस समय वह छूट कार्ड को अपग्रेड कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, पिछली बार की तरह नीली रोशनी अचानक विस्फोट हुआ, जिससे क्रिश लगभग अंधा हो गया। क्रिश के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह अपनी आंखें मूंद कर निरीक्षण करता रहा। बस इतना था कि तीव्र प्रकाश के कारण यह असंभव था ताकि वह देख सके कि नीली रोशनी के अंदर क्या चल रहा था। लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, वह बस इंतजार कर रहा था, अपग्रेड पूरा होने का इंतजार कर रहा था। लगभग 1 मिनट बाद अंततः अपग्रेड हो गया, नीली रोशनी पीछे हट गई और अंत में एक पत्थर प्रकट हुआ। बस इतना ही था कि जो कुछ उजागर हुआ उससे क्रिश थोड़ा उदास रह गया। अवाक इसके पीछे कारण यह है कि अपग्रेड के बाद भी, जो गुणवत्ता के मामले में 1000 गुना था, पत्थर वास्तव में नहीं था। उपस्थिति के मामले में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये कहना झूठ होगा कि क्रिश को इसकी उम्मीद नहीं थी। पत्थर आधा से पूरा होने जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते उस पत्थर पर जो हर संभव तरीके से वैसा ही था जैसा कि पहले था अपग्रेड, क्रिश केवल अपना सिर हिला सकता था। उसने उस पत्थर को पकड़ लिया जो पिछले भाग से गिर रहा था, निलंबन, और ध्यान से इसकी जांच की। ये सिर्फ इतना था कि उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। खैर, चाहे वह कितना भी इसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ भी नहीं बदला था यह पत्थर। सिस्टम, क्या रिबेट कार्ड फेल हो गया है? क्रिश ने पूछा। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी। अपग्रेड पूरा हो गया है। पत्थर की गुणवत्ता वर्तमान में जो होस्ट है वह पहले वाले की तुलना में 1000 गुना बेहतर है। मेजबान के पास पहले से ही मौजूद था।